आप इनका ऐसे ऑफ ग्रेड प्लेस पढ़ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों परमानेंटली पब्लिक लाइफ से बाहर हो गए इसके बाद में आंसर देकर, और अपना सारा ध्यान लिटरेरी वर्क्स पर लगाया और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर, साइंटिफिक वर्क्स पर लगाया। अपने ऐसे कंप्लीट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अपनी थ्योरी लिखी, बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स लिखे और साइंटिफिक नोवेल भी लिखी थी जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एक ग्रेट फिलोसॉफिकल वर्क लिखा था दोस्तों, इंस्टिट्यूशन मैग्ना, जो अधूरा रह गया था। क्योंकि 1626 में अधूरा क्यों रह गया मैं आपको बताता हूं। 1626 में ये एक एक्सपेरिमेंट पे लगे हुए थे। कैसा एक्सपेरिमेंट कि बर्फ का यूज करके कैसे हम मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे आज फ्रिज में करते हैं वैसे ही बर्फ के साथ में एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए थे। तो निमोनिया हो गया और इनकी डेथ हो गई। इनकी वर्क्स की अगर हम बात करें तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोवम ऑर्गेनम और इंस्टिट्यूशन मैग्ना, ये तीनों वर्क्स फिलोसॉफिकल वर्क्स है दोस्तों। फिर इनके एसेज जो आज हर लिटरेचर के स्टूडेंट को पढ़ने ही पड़ते हैं, मतलब पढ़ाए जाते हैं और पढ़ने भी चाहिए। तो लैटिन लैंग्वेज को लेकर इनके दिल में बहुत प्यार था। दुनिया इनकी लैटिन वर्क्स को इतना पढ़ती नहीं, नेगलेक्ट करती है, और इंग्लिश वर्क्स को पढ़ती है, जबकि लैटिन में इन्होंने ग्रेट वर्क्स लिखा है। इनके एसेज 3 एडिशन में पब्लिश हुए थे। फर्स्ट एडिशन 1597 में आया था, जिसमें 10 एसेज को इन्होंने पब्लिश करवाया था। और उस टाइम पर ये जो सारा ज्ञान इन्होंने एसेज में डाला है, वो सब इनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इकट्ठे करके एक बुक आई थी छोटी सी। फिर 15 सालों तक इन्होंने कोई एसेज पब्लिश नहीं करवाया और फिर 1612 में सेकंड एडिशन में अपने 38 एसेज को इन्होंने पब्लिश करवाया। फिर लास्ट एडिशन जो आया था वो 1625 में आया था। उसमें इन्होंने अपने पुराने कुछ एसेज को पब्लिश किया और कुछ एसेज नए ऐड किए और जाकर 58 एसेज को पब्लिश करवाया लास्ट वाले एडिशन में। इनके एसेज इतने छोटे होते थे कि 4 या 5 घंटे में आप सारे एसेज को कंप्लीट कर लोगे, लेकिन इनको समझने के लिए आपको उन्हें दर्जनों बार पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके इनके एसेज समझ आएंगे, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल एसेज लिखते थे। अब मैं इनकी साइंटिफिक नोवेल का नाम बताता हूं, जैसे मैंने कहा था न्यू अटलांटिस, जिसमें इन्होंने यूटोपिया की बात की है सर टॉमस मोर की तरह। अब सबसे कमाल का काम इस वक्त ये हो गया था कि शेक्सपियर को, मैं शेक्सपियर बता रहा हूं, रॉयल पैटर्नेज मिल गई थी। पैटर्नेज के बारे में मैं पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं। पैटर्नेज वो होती है जब रॉयल लोग, मतलब किंग और क्वीन, ऐसे राइटर्स को अपने अंडर ले लेते हैं, उनको पैसे वैसे की हेल्प करते हैं, तो उसको पैटर्नेज कहा जाता है। तो शेक्सपियर को रॉयल पैटर्नेज मिल गई थी किंग जेम्स की मदद से, लेकिन किंग जेम्स ही आर्ट में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, बल्कि उनकी वाइफ एन ऑफ डेनमार्क भी आर्ट में उतना ही इंटरेस्ट रखती थी जितना किंग जेम्स रखा करते थे। तो मजे हो गए राइटर्स के उस टाइम पर। बल्कि आप किंग जेम्स की वाइफ एन ऑफ डेनमार्क की आर्ट के लिए किस कदर दीवानगी देखोगे कि वो अपनी कोर्ट के अंदर प्ले परफॉर्म करवाती थी। बेन जॉनसन जैसे नए नए लड़कों को, नए नए टैलेंट को कमीशन देती थी, जिन प्लेस को कहा जाता था मास्क, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और आर्किटेक्चर में बड़ी दिलचस्पी थी क्वीन की। तो शेक्सपियर के बारे में मैं पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। मैं उनकी ट्रेजेडीज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा बाद में, लेकिन मैं आपको इस वक्त के कमाल के आदमी का नाम बताता हूं, जॉर्ज चैपमैन। ये उस वक्त ट्रांसलेशंस का बादशाह था दोस्तों। हालांकि पैसा नहीं था, लेकिन ट्रांसलेशंस बहुत ही गजब की थी। कैसे? इससे पहले ग्रीक वर्क्स को और लैटिन वर्क्स के ट्रांसलेशंस आपको इंग्लिश दुनिया को कैसे मिलते थे? एक कैक्सटन था जिसने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था, आपको याद होगा। द रिकायल ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय नाम का वर्क लिखा था 1464 में। उस टाइम के ट्रांसलेशंस किए हुए थे कैक्सटन की, तो वही खिंच रहे थे। मतलब अभी तक इंग्लिश ट्रांसलेशंस वही के चलते आ रहे थे। फिर जॉर्ज चैपमैन आया और रज के काम किया ट्रांसलेशंस में। जॉर्ज चैपमैन बड़ा कमाल का ट्रांसलेटर था, लेकिन इसको पैटर्नेज नहीं मिली दोस्तों, तो कर्जा बहुत बढ़ गया। जॉन कीट्स ने इनके ट्रांसलेशंस की बहुत तारीफ की है। 1598 में एलियड की ट्रांसलेशंस को करना शुरू किया, इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश करवाए, और 1616 तक, मतलब इतने सालों तक एलियड और ओडिसी दोनों को कंप्लीट करके इंग्लिश में कंप्लीट ट्रांसलेशंस तैयार किए। और इनके बराबर ट्रांसलेशंस पोप तक कोई भी नहीं कर पाया दोस्तों, अलेक्जेंडर पोप। इनके बाद में अलेक्जेंडर पोप ने ट्रांसलेशंस में नाम कमाया था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि ओडिसी को इन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा था और एलियड को इन्होंने आयम्बिक हेप्टामीटर में लिखा। दोस्तों आज की डेट में ट्रांसलेशंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उस टाइम पर थी। और ट्रांसलेशंस के साथ-साथ सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसमें ट्रांसलेशन में आप अपनी तरफ से डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स को भी ऐड करो, जो चैपमैन ने बड़ा बखूबी बहुत अच्छे तरीके से किया था। जॉन कीट्स ने जब चैपमैन की हॉमर की ट्रांसलेशंस को पढ़ा तो बड़ा एडमायर किया और एक फेमस सोनेट भी लिखी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स हॉमर। आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ा रखी चैनल पर। कीट्स को ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप के ट्रांसलेशंस कम पसंद थे, क्योंकि वो दोनों हेरोइक कपलेट्स का यूज करते थे। लेकिन चैपमैन एक टैलेंटेड ट्रांसलेटर थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, कुल मिलाकर अंडररेटेड आदमी थे, इसलिए इनको माइनर पॉइंट्स में गिना जाता है उस टाइम के। लेकिन दोस्तों इन्होंने विद एज की कई पोएम्स को कंप्लीट किया, जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो की हीरो एंड लिएंडर को, बहुत सारे कोलैबोरेशन में ड्रामास भी लिखे। बेन जॉनसन के साथ में अच्छी दोस्ती थी इनकी। चैपमैन ने कॉमेडीज में एक्सपेरिमेंट किए दोस्तों, सुनना, कॉमेडीज में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए एंड ह्यूमरस डेज मर्थ नाम की कॉमेडी लिखकर उन्होंने ह्यूमरस कॉमेडी में एक्सपेरिमेंट किए। बाद में बेन जॉनसन ने एवरीमैन इन हिज ह्यूमर और एवरीमैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में इसी टेक्निक का यूज किया। ट्रैजिक कॉमेडी में भी सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने वाले थे जॉर्ज चैपमैन। उन्होंने एक प्ले लिखा था द विडोज टीयर्स, जिसमें कॉमेडी के साथ में कुछ सीरियस थीम्स को मिक्स कर दिया बाद में। और फिर बाद में फ्रांसिस बियमंट और जॉन फ्लेचर ने इसका क्रेडिट ले लिया कि ट्रैजिक कॉमेडी को इन दोनों ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन दोस्तों चैपमैन ने पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया था द विडोज टीयर्स नाम के प्ले में। चलो अब चैपमैन से आगे बढ़ते हैं, जैकोबिन एज के मास्क को डिस्कस करते हैं। ये एक टाइप का कोटी एंटरटेनमेंट था दोस्तों, उस टाइम पर चलता था, जिसको मास्क कहा जाता है। एंड मैंने आपको बताया था, जो कि जेम्स की वाइफ थी, वो परफॉर्म करवाती थी। मास्क एक टाइप का एंटरटेनमेंट होता था जिसमें डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सब चीजें चलती थी। जेम्स की वाइफ एन को ये बहुत पसंद थी और वो खुद भी डांस करती थी। दोस्तों हिस्ट्री में भी ऐसा कहा जाता है कि हेनरी 8 भी अपनी कोर्ट में इसको परफॉर्म करवाते थे और चार्ल्स फर्स्ट एन का बेटा वो भी परफॉर्म करवाता था। इन्हीं की तरह उस टाइम पर डम शोज होते थे दोस्तों। डम शोज क्या होते थे? मास्क की तरह होते थे, इंटरल्यूड्स होते थे, जिसमें कैरेक्टर्स कुछ बोलते नहीं थे, बस एक्शंस करते थे, इसलिए इसका नाम डम शोज था। कहा जाता है कि ये मॉडर्निटी प्लेस से निकल कर आए थे, क्योंकि इनमें भी एलेगरी का यूज किया जाता था। देखना स्पेनिश ट्रेजेडी और हैमलेट में भी आपको प्ले विद इन अ प्ले दिखेगा, जो ये डम शोज होते थे और ये इंटरल्यूड्स होते थे इस टाइप के। लेकिन 1630 के बाद से ये डम शोज वगैरह मेन स्ट्रीम ब्रिटिश ड्रामा से खत्म हो गए। जॉर्ज चैपमैन ने भी एक फेमस मास्क लिखा था दोस्तों उस टाइम का, द मेमोरेबल मास्क ऑफ द मिडल टेंपल एंड लिंकन्स इन। अब अगर हम मास्क की बात कर रहे हैं तो नीको जोन्स का नाम अगर मैं नहीं लूं तो बड़ी नाइंसाफी होगी भाई। ये उस टाइम पर फर्स्ट सिग्निफिकेंट आर्किटेक्ट था दोस्तों इंग्लैंड का। लिटरेचर, म्यूजिक, ये पेंटिंग, इन सब चीजों ने इतनी ग्रोथ नहीं की थी जितनी आर्किटेक्चर ने ग्रोथ की थी उस टाइम पर। तो बेन जॉनसन के साथ में अच्छी दोस्ती थी इनिको जोन्स की। बेन जॉनसन क्वीन एन के लिए राइटिंग करते थे और ये इनिको जोन्स उस टाइम पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करते थे, स्टेज डिजाइनिंग का काम करते थे, और इनको भी बेन जॉनसन के साथ में पार्टनरशिप मिली थी क्वीन की उस टाइम पर। जॉनसन थे राइटर और ये थे आर्किटेक्ट। शुरू में दोनों का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, मतलब 500 से ज्यादा इन्होंने मास्क लिखे थे क्वीन के लिए। 15 साल तक दोनों ने साथ में काम किया दोस्तों। लेकिन पार्टनरशिप किसकी चली है जो इन दोनों की चलेगी? बात तब बिगड़ी जब दोनों में लड़ाई हो गई इस बात को लेकर कि किसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेज को डिजाइन करने वाले का या लिटरेचर लिखने वाले का। इसलिए दोनों में बात बिगड़ गई, दोनों की दोस्ती टूट गई, दोनों एक दूसरे पर सटायर्स करते थे। खास करके बेन जॉनसन ने सटायर्स की शुरुआत कर दी थी यहां से, जब उनकी जोन्स के साथ में दोस्ती बिगड़ गई। तो अभी तक अगर आपको ऐसा लगता है कि शेक्सपियर को किंग जेम्स का सपोर्ट मिल गया इसलिए उन्होंने प्रोग्रेस कर ली जैकोबिन एज में, लेकिन एक बार आप सोचो, बेन जॉनसन को भी तो क्वीन का सपोर्ट मिला था, फिर भी वो मास्क ही लिखते रहे। सपोर्ट मिलना अच्छी बात है, लेकिन अपना भी तो कुछ बेटर करना पड़ता है। अब दोस्तों शेक्सपियर बड़े स्मार्ट ड्रामेटिस्ट थे इस टाइम पर, क्योंकि उन्होंने इस टाइम पर मैकबेथ इसलिए लिखा था। दोस्तों सारी ट्रेजेडीज बहुत फेमस है शेक्सपियर की जो जैकोबिन एज में लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज। लेकिन मैकबेथ उन्होंने इसलिए लिखा था क्योंकि उन्हें पता था कि जेम्स फर्स्ट विचक्राफ्ट में बड़ा इंटरेस्ट, चुड़ैलें, भूत प्रेत वगैरह ये सब चीजें। जेम्स ने खुद एक वर्क लिखा था, डीमोनोलॉजी नाम का वर्क लिखा था, जिसमें उन्होंने विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक की बात की थी। यहीं से शेक्सपियर ने अपने मैकबेथ का कंटेंट उठाया था।
नहीं बल्कि धर्म में भी बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए उन्होंने बाइबल की ट्रांसलेशन शुरू करवाई। ऑथराइज्ड वर्जन में इस बाइबल को ट्रांसलेट करने में सबसे पहले काम किया था जॉन विक्लिफ ने। जॉन विक्लिफ के ट्रांसलेशंस मैन्युस्क्रिप्ट में चलते थे उस टाइम पर, जब तक कि किंग जेम्स की बाइबल नहीं आई। आप में से काफी सारे बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि जेम्स ने खुद ये ट्रांसलेशन किए थे। नहीं दोस्तों, 47 लोगों की 47 लोगों की स्कॉलर्स की एक टीम लगाई थी, तब जाकर ये वर्क तैयार हुआ था। और इस एज में इंग्लैंड ही नहीं पूरा यूरोप साइंटिफिक रेवोल्यूशन में इंटरेस्ट ले रहा था। साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। एलिजाबेथन एज के भी पहले एक पॉलिश मैथमेटिशियन थे निकोलस कॉपर्निकस, जिन्होंने दुनिया को बताया था कि ये सोलर सिस्टम पृथ्वी के चारों तरफ नहीं बल्कि पृथ्वी और बाकी ग्रह इस सूरज के अराउंड घूम रहे हैं। इनके इस रेवोल्यूशन को जर्मनी में आगे बढ़ाया जोहान्स केपलर ने, इटली में गैलीलियो गैलीली ने। इंग्लैंड में साइंटिफिक रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने का काम किया था फ्रांसिस बेकन ने। ऐसा माना जाता है दोस्तों, रॉयल सोसाइटी जो चार्ल्स सेकंड के टाइम पर खुली थी ना, रॉयल सोसाइटी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे मतलब नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो उस रॉयल सोसाइटी को खोलने में फ्रांसिस बेकन एक गाइडिंग स्पिरिट की तरह थे। 16th सेंचुरी के फ्रेंच एनलाइटनमेंट को भी गाइडेंस इन्हीं से मिला था दोस्तों। इनको फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी भी कहा जाता है। लेकिन फाइन आर्ट मतलब पेंटिंग वगैरह जैकोबियन एरा की इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मैंने आपको बताया जितने भी प्रोमिनेंट पेंटर्स थे वो सब बाहर के थे। जैसे एक फ्लेमिश आर्टिस्ट थे पॉल वेन सॉमर फर्स्ट, जिन्होंने फ्रांसिस बेकन का ये पोर्ट्रेट बनाया था, वो भी बाहर से थे। अब थोड़ा सा मैं शेक्सपियर की बात करता हूं, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की बात करता हूं, जिसकी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम जैकोबियन एज पढ़ रहे हैं तो। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डार्क थीम्स जो थी ना, वो इस एज के लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थी। इस टाइम पर जो राइटर्स थे सारे एलिजाबेथन एज के थे और डार्क बहुत लिखा जाता था। इस टाइम पर सैटारिकल प्लेस भी लिखे जाने शुरू हो गए थे। बेन जॉनसन का द अल्केमिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जैकोबियन सोसाइटी की करप्शन और ह्यूमन ग्रीड को दिखाता है। इस टाइम पर बहुत डर का भी माहौल था दोस्तों, हर वक्त डर लगा रहता था कि पार्लियामेंटेरियंस की नाराजगी की वजह से सिविल वॉर ना हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के बारे में, जो कि इस एज में सबसे फेमस है। सबसे पहले किंग लियर। दोस्तों ये किंग लियर बेस्ड है एक पुराने राजा पर, जो कि ब्रिटेन का राजा था, एक लेजेंडरी किंग था लेयर। इसकी स्टोरी लिखी थी जॉफरी ऑफ मॉनमाउथ ने। ब्रिटेन के राजाओं के बारे में मतलब लिखा था उसने, तो उसमें राजा लेयर की स्टोरी थी, लेयर ऑफ ब्रिटेन के नाम से। सेम टू सेम स्टोरी जैसे शेक्सपियर की किंग लियर की थी। उस राजा की भी एक्चुअली 3 बेटियां थी, तीनों कोई बेटा नहीं था, तीनों बेटियों का नाम था सेम, गोनोरिल, रीगन और पर्डिली। वहां से कंटेंट उठाया और शेक्सपियर ने किंग लियर को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन पहली बार शेक्सपियर ने इसको मॉडिफाई नहीं किया था, एक और प्ले लिखा गया था किंग लियर नाम से। स्पेलिंग देख लेना आप, याद रखना। शेक्सपियर वाला किंग लियर अलग है, लेकिन इस प्ले के राइटर का पता नहीं कि किसने लिखा है। किसी ना किसी को एट्रीब्यूट किया जाता है कि किसी ने लिखा होगा, लेकिन इसके राइटर का पता नहीं एक्चुअली। तो कहानियां पहले से मौजूद थी, शेक्सपियर ने बस स्मार्टली उनको मॉडिफाई किया। और आप देखना एडमंड स्पेंसर की फेयरी क्वीन में भी कॉर्डेलिया का कैरेक्टर अपीयर होता है जो फांसी खा के मर जाती है। शेक्सपियर ने प्लॉट में चेंज क्या किया, देखो क्या चेंज किया था कि असल कहानी में क्या हुआ था कि किंग लियर को उसका थ्रोन वापस मिल गया था, लेकिन शेक्सपियर ने क्या किया, एंड में कॉर्डेलिया और किंग लियर की डेथ, जिससे ये ट्रेजेडी बन गई और शेक्सपियर का ड्रामा हिट हो गया। लोगों ने फील किया इसको अंदर तक, इसलिए हिट हो गया। और अब मैं बात करता हूं जैकोबियन एज की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी मैकबेथ के बारे में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खुद ऐसा कहा जाता है शेक्सपियर ने किंग जेम्स को प्लीज करने के लिए इस ट्रेजेडी को लिखा था। कहा जाता है कि इसकी 3 विचेस वाला कांसेप्ट शेक्सपियर ने हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स से उठाया था। जेम्स को भी विचक्राफ्ट में बड़ा इंटरेस्ट था, और जेम्स के वर्क से इस प्ले का कंटेंट उठाया था। बाइबल में विच ऑफ एंडर के कैरेक्टर से इसका कंटेंट उठाया था, और गन पाउडर प्लॉट भी इस प्ले के लिए एक बड़ा सोर्स था। इसलिए जैकोबियन एज का सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है मैकबेथ। और टेम्पेस्ट जो कि ट्रेजेडी नहीं थी, ट्रैजिक कॉमेडी थी, जिसके लिए काफी सारे सोर्सेस शेक्सपियर ने बाकी प्लेस की तरह बाहर से उठाए थे। लेकिन इस प्ले में शेक्सपियर ने टाइम, प्लेस और एक्शन की 3 यूनिट्स को ढंग से फॉलो किया है। पहले जो भी प्लेस लिखे थे उनमें इतना अच्छे से इन तीनों को फॉलो नहीं किया था, टाइम, प्लेस और एक्शन को, लेकिन इसमें बखूबी फॉलो किया। ये एज फेमस है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की वजह से, फ्रांसिस बेकन की वजह से। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। जेम्स फर्स्ट की बाइबल भी एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, जिससे बहुत सारे ड्रामेटिस्ट को अपने लिटरेचर के लिए बहुत सारा कंटेंट मिला इनके ट्रांसलेशन से। इस एज के दौरान ड्रामा में रैपिडली गिरावट हो रही थी दोस्तों। मतलब अब ड्रामा इतने सक्सेसफुल नहीं लिखे जा रहे थे जो एलिजाबेथन एज में लिखे जा रहे थे। देखो मैंने आपको मेटाफिजिकल पार्ट के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। विलियम शेक्सपियर फेमस अपने ड्रामा की वजह से। एक टाइम था जब बाइबल के बाद सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला टेक्स्ट था विलियम शेक्सपियर के ड्रामास। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है क्योंकि वो एवन की पैदाइश थे। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में उनका जन्म हुआ था। बार्ड का मतलब होता है पोएट, यानी कि पोएट ऑफ एवन। इनके वर्क्स थे लगभग 38 to 39 ड्रामास इन्होंने लिखे, 154 सोनेट्स इन्होंने लिखी और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स इन्होंने लिखी और दूसरी कुछ पोएट्री इन्होंने लिखी थी। 1564 स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ था, वहीं इनकी डेथ भी हुई थी 1616 में। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में एलिजाबेथन एज भी देखी और जैकोबियन एज भी देखी, और इन्हीं के टाइम पर इंग्लैंड में रेनेसां भी आया था। वाइफ का नाम था एन हैथवे, जो इनसे 8 साल बड़ी थी। 3 बच्चे थे उनसे, इनको 2 बेटियां और 1 बेटा। शेक्सपियर का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था हैमलेट शेक्सपियर। हैमलेट शेक्सपियर की 11 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, और इसका नाम ध्यान से देखो शेक्सपियर के एक प्ले हैमलेट से मिलता जुलता है। तो कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कुछ तो कनेक्शन है हैमलेट प्ले में और शेक्सपियर के बेटे में। शेक्सपियर के पेरेंट्स का नाम था जॉन और मैरी। 18 साल की उम्र में शेक्सपियर की एन से शादी हो गई थी। एन इनसे 8 साल बड़ी थी, यानी कि 26 साल की एज थी एन की उस वक्त, और शेक्सपियर की थी 18 साल की एज। शादी के 6 महीने बाद इनकी एक बेटी हुई, सबसे बड़ी बेटी इनकी। अब आप ये पूछोगे कि शादी के 6 महीने बाद बेटी कैसे हुई, तो इनकी वाइफ एन पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो इनकी सबसे बड़ी बेटी हुई इनकी शादी के 6 महीने बाद, और उसके बाद 2 बच्चे और हुए जो कि जुड़वा थे, भाई बहन थे, जिसमें से भाई था हैमलेट, इनका बेटा हैमलेट शेक्सपियर। वो 11 साल की उम्र में गुजर गया। फिर 1585 के आसपास शेक्सपियर लंदन आ गए और वहां अपना करियर शुरू किया। पार्टनरशिप में खुद की ड्रामा कंपनी के ये मालिक बन गए, जिसका नाम था, उस ड्रामा कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, और इसी कंपनी को बोलते हैं किंग्समैन। कैसे इसका नाम किंग्समैन पड़ा मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए ये याद रख लो कि 1613 तक एक्टिवली शेक्सपियर ने अपना राइटिंग का काम किया, उसके बाद वो रिटायर हो गए थे कंप्लीटली। 49 की एज में उन्होंने पूरी तरह से रिटायरमेंट ले लिया था और 52 की एज में वो गुजर गए। 1585 से 1613 तक जो भी इन्होंने वर्क्स लिखे वो माना जाता है कि इन्होंने खुद ने नहीं लिखे। बहुत सारे इनके कंटेम्पररीज भी बोलते थे और बाद के ऑथर्स भी बोलते थे, बाद के क्रिटिक्स भी बोलते थे कि इन्होंने बहुत सारे काम खुद से नहीं लिखे, बल्कि किसी और ने इनके वर्क्स को लिखा है और क्रेडिट शेक्सपियर खा गए। और इसके रीजंस वो देते हैं, सबसे पहले शेक्सपियर कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, तो इतने बड़े-बड़े ड्रामास उन्होंने कैसे लिखी है। दूसरा, शेक्सपियर ने जहां भी अपने सिग्नेचर किए हैं वहां कहीं भी अपने नाम की स्पेलिंग उन्होंने ठीक नहीं लिखी, तो ये रीजन देते हैं, तो वो इतने बड़े-बड़े ड्रामास कैसे लिख सकते हैं। तीसरा, उनको तो अपना नाम बोलना तक नहीं आता था, वो विलियम शेक्स ऐसे कुछ बोलते थे अपने नाम को। ये सब थ्योरीज हैं, ये सब सिर्फ माना जाता है। शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में सबसे पहले कॉमेडीज लिखी, उसके बाद हिस्ट्री प्लेज लिखी, उसके बाद ट्रेजेडीज लिखी, और शेक्सपियर की लाइफ का सबसे बेस्ट हिस्सा था ट्रेजेडीज। जो ट्रेजेडीज थी वो सबसे ज्यादा फेमस है। फिर ट्रेजेडीज के बाद अपने करियर के आखिरी हिस्से में उन्होंने ट्रैजिक कॉमेडीज लिखी, जिसे रोमांस भी कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारे वर्क्स को शेक्सपियर ने कोलैबोरेशन में लिखा, लेकिन कोई भी प्ले शेक्सपियर ने नाम कमाने के लिए नहीं लिखा था। कहा जाता है कि उन्होंने सारे प्लेज पैसा कमाने के लिए लिखे थे। शेक्सपियर की उसी ड्रामा कंपनी में उनके 2 एक्टर दोस्त थे जिनके नाम है जॉन हेमिंजेस और हेनरी कॉन्डल। उन्होंने शेक्सपियर के प्लेज का फर्स्ट फॉलियो पब्लिश करवाया 1623 में, और इसी फर्स्ट फॉलियो का प्रीफेस लिखा था बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन
जॉनसन शेक्सपियर के एक अच्छे दोस्त थे, उन्होंने शेक्सपियर के लिए प्रीफेस में एक कोटेशन लिखी थी, नॉट फॉर एज बट फॉर ऑल टाइम। ये कोटेशन शेक्सपियर के लिए बेन जॉनसन ने लिखी थी उनके फर्स्ट फोलियो के प्रीफेस के अंदर। शेक्सपियर के फादर एक ग्लव मेकर थे, यानी कि दस्ताने बनाने का काम करते थे, और उनकी एजुकेशन हुई थी किंग्स न्यू कॉलेज से, एक ग्रामर स्कूल था ये। वहां पर इनको वो क्या है चैरिटी से चलता था, इसलिए वहां पर इनको एजुकेशन मिली थी किंग्स न्यू स्कूल से। अब दोस्तों यहाँ पे 1582 में जब शेक्सपियर की शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए, उसके बाद 1585 से 1592 तक का 7 सालों का ये जो हिसाब है ये कहीं नहीं है। इन सालों को कहा जाता है शेक्सपियर्स लास्ट ईयर्स, और कई लोगों का मानना है कि इन 7 सालों के बीच शेक्सपियर अपने घर से भागकर लंदन स्ट्रगल करने के लिए आ गए थे। फिर वो लंदन स्टेज में परफॉर्मेंस देने लगे। 1592 के आसपास उन्होंने लंदन स्टेज में प्लेज लिखे और परफॉर्मेंस दिया, और तब जाकर शेक्सपियर का नाम सामने आने लगा। अब उस टाइम पर जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने शेक्सपियर पर बड़ा अटैक किया, उनके क्रिटिक्स उन पर अटैक करते थे। इतने अटैक होने के बाद में ये चीज तो तय हो गई थी कि ये प्लेराइट लंबी रेस का घोड़ा, ये बहुत आगे जाएगा। और 1594 आते आते इनके प्लेज इनकी खुद की कंपनी परफॉर्म करती थी। इनकी कंपनी हो गई थी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, और 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी। उसके बाद जेम्स फर्स्ट ने इस कंपनी को रॉयल पेटेंट दे दिया और इस कंपनी का नाम बदलकर इस कंपनी का नाम कर दिया किंग्समैन। याद रखना दोस्तों, पहले ये था, इसका नाम था कंपनी का लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद में जेम्स फर्स्ट जब इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा, उसने इस कंपनी को एक रॉयल पेटेंट दे दिया और उसके बाद इसका नाम बदलकर कर दिया किंग्समैन। और इससे पहले यानी कि 1599 में शेक्सपियर ने टेम्स रिवर के सदर्न हिस्से पर पार्टनरशिप में खुद का थिएटर भी खोल लिया था, जिसका नाम था ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर किसका थिएटर था? शेक्सपियर का। और शेक्सपियर का थिएटर उस टाइम पर ऐसा थिएटर था जहां पर सब टाइप की ऑडियंस आ सकती थी। जरूरी नहीं था कि कोई अपर क्लास के ही लोग आए वहां पर। उनका मानना था कि भीड़ भीड़ को कहती है, तो वो भीड़ को आने से कभी मना नहीं करते थे। ऐसे ही अपने प्लेस को परफॉर्म करके ग्लोब थिएटर से बहुत सारा पैसा कमाने के बाद में विलियम शेक्सपियर ने लंदन में और स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में अपनी प्रॉपर्टीज खरीद ली, बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली। और उस टाइम पर जो इन्वेस्ट किया था अपने पैसे को, वो उनकी प्रॉपर्टीज एकदम डबल हो गई। यानी कि जब तक शेक्सपियर रिटायर हुए तब तक बहुत पैसे वाले हो चुके थे। लंदन में ज्यादातर अपनी प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी थी, लेकिन एक प्रॉपर्टी उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में भी खरीदी थी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। 1610 में शेक्सपियर अपनी पब्लिक लाइफ से रिटायर हो गए, राइटिंग से रिटायर नहीं हुए बल्कि पब्लिक लाइफ से रिटायर हो गए, क्योंकि उस वक्त लंदन में प्लेग फैल गया था। लेकिन पता नहीं इतनी कम उम्र में रिटायरमेंट लेने का फैसला शेक्सपियर का सही था या गलत। खैर फिर भी जब रिटायर हो गए, इसके बावजूद वो लंदन आया जाया करते थे अपने दामाद, सबसे बड़े दामाद के पास में, और जॉन फ्लेचर जैसे प्लेराइट्स के साथ मिलकर वो उस वक्त कोलैबोरेशन में लिखते थे अपने राइटिंग्स को। उस वक्त वो अपने बड़े दामाद के साथ में टाइम स्पेंड करते थे। और 1613 में उन्होंने अपना राइटिंग का काम पूरा किया, यानी कि अपना लास्ट प्ले कंप्लीट किया। उस प्ले का नाम भी आगे मैं आपको बताऊंगा। और 1613 में उन्होंने अपने राइटिंग करियर से भी रिटायरमेंट ले लिया। फिर वो अपना ज्यादातर टाइम स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में अपने घर में गुजारते थे, और आने वाले 3 सालों तक उन्होंने वहां पर टाइम गुजारा। 1616 में अप्रैल के महीने में उनकी डेथ हो गई, और शेक्सपियर को वहीं के पास के चर्च में एक कब्र में दफनाया गया। और उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, शेक्सपियर की कब्र के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि मेरी हड्डियों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी ने भी इसको खोदने की या पत्थर को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसको शाप लगेगा। हाथ लगाने का मतलब तोड़ने की कोशिश की, ये वो लाइन है। शेक्सपियर का आखिरी प्ले टू नोबल किंग्समैन माना जाता है दोस्तों। और शेक्सपियर हमेशा फैशन को ध्यान में रखकर लिखा करते थे, यानी कि जो चीज ज्यादा चल रही है वही लिखा करते थे। उनके करियर का बेस्ट पार्ट था उनकी ट्रेजेडीज का, जो उन्होंने जैकोबियन एज में लिखी थी। लेकिन फिर भी क्रोनोलॉजिकली उनके प्लेस को अगर आप देखो तो आपको खुद लगेगा कि शेक्सपियर हमेशा फैशन के हिसाब से लिखते थे। फैशन के हिसाब से उन्होंने खुद को चेंज किया था कि किस चीज का ट्रेंड चल रहा है आजकल मार्केट में। उनको एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट जरूर कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने बेस्ट वर्क्स यानी कि उनकी ट्रेजेडीज जैकोबियन एज में लिखी थी। अब बात की जाए इतनी बिजी लाइफ के अंदर पोएट्री कहां से लिखी शेक्सपियर ने? 1593 से 1594 के आसपास लंदन में प्लेग फैल गया था। उस वक्त थोड़े टाइम के लिए शायद थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था। उस वक्त शेक्सपियर ने पोएट्री लिखी। ये उन 2 वॉल्यूम्स के नाम है जिनको शेक्सपियर ने उस वक्त लिखा था। और इसी बीच अ लवर्स कंप्लेन को भी शेक्सपियर ने लिखा, और इसमें शेक्सपियर की सोनेट्स भी शामिल थी। वो अपनी सोनेट्स को अपनी प्राइवेट डायरी में लिखते थे। पब्लिश करवाना तो दूर की बात है, वो तो ये तक नहीं चाहते थे कि कोई इनको पढ़े। ये जो 154 सोनेट्स है शेक्सपियर की, इन सोनेट्स को डार्क लेडी और फेयर यूथ में बांटा गया है। ड्रामा तो ड्रामा शेक्सपियर अपने पोएटिक वर्क्स की वजह से भी इंग्लिश लिटरेचर में ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम पॉपुलर पोएट बन गए अलॉन्ग विद एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वॉल्ट व्हिटमैन। इसके अलावा शेक्सपियर ने आयम्बिक पेंटामीटर को भी इन्वेंट किया था, जो आज पोएट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले शायद शेक्सपियर ने इसका यूज किया था, और अपनी लाइफ टाइम में शेक्सपियर किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे। उनको कंट्रोवर्सी से डर लगता था। जिंदगी भर उन्हें बस तारीफ मिली, और डेथ के बाद भी उनको बस तारीफ मिली। स्पेशली उनको तारीफ मिली रोमांटिक एज के बाद विक्टोरियन एज में। रोमांटिक्स भी उनकी बहुत तारीफ करते थे, जैसे एसटी कॉलरेज जैसे पोएट्स उनकी तारीफ करते नहीं करते थे। कीट्स तो अपनी डेस्क के पास में माना जाता है शेक्सपियर की फोटो रखते थे, एक फोटो रखते थे। और क्योंकि विक्टोरियंस बहुत ज्यादा शेक्सपियर करते थे, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1901 में एक टर्म को कॉइन आउट किया जिसका नाम था बार्डोलेट्री। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, बार्डोलेट्री एक टर्म है जिसको कॉइन आउट किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि शेक्सपियर के अलावा विक्टोरियंस को कुछ और दिखता नहीं है। शेक्सपियर के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, देयर इज नो एमिनेंट राइटर whom I can despise so entirely as I despise Shakespeare when I measure mine against him। एंड में उन्होंने लिखा है सो मच फॉर बार्डोलेट्री। तो ये बार्डोलेट्री टर्म किसने कॉइन आउट की थी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने शेक्सपियर के लिए। 1592 में रॉबर्ट ग्रीन ने पहली बार जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलकर शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था, और कहा था कि शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लो जैसे अपने कंटेम्पररीज की तरह यूनिवर्सिटी एजुकेटेड नहीं है। और उन्हीं के कंटेम्पररी बेन जॉनसन ने पहली बार उनको सोल ऑफ द एज, अपलॉज, डिलाइट, वंडर ऑफ आवर एज कहकर उनकी तारीफ की थी। और उनका जो प्ले था हैमलेट, वो एक बहुत ही फेमस स्कैंडिनेवियन फिगर था जिसका नाम था, एक लेजेंड था जिसका नाम था हैमलेट, उसकी कहानी है। और सैमुअल जॉनसन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। सैमुअल जॉनसन ने जो अपनी डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लिखा था, उसमें सबसे ज्यादा कोटेशंस शेक्सपियर की थी। और दोस्तों शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, लगभग 17,000 से 29,000 वर्ड्स माना जाता है शेक्सपियर ने दिए हैं। लेकिन ये भी माना जाता है कि शेक्सपियर जाते जाते अपनी वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी में से एक बैट देकर गए थे। दोस्तों प्रोफेसर शेक्सपियर ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के प्लेस का क्रिटिसिज्म किया है। ये एक ऐसे टाइप का मान लो कोई ऐसे है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है शेक्सपियर जनरल नेचर, एक्सीलेंसी। दूसरा है शेक्सपियर्स फॉल्ट्स, और तीसरा है द 3 यूनिटीज, टाइम, प्लेस, एक्शन। तीनों के बारे में बताऊंगा। पहले तो ये वर्क पब्लिश हुआ था 1765 में। तो सबसे पहले जॉनसन बोलते हैं कि जिस टाइम पर वो थे यानी ऑगस्टन एज में, उस टाइम पर लोग क्या करते थे कि ओल्ड को तो ग्लोरीफाई करते थे, ओल्ड की तारीफ करते थे, ओल्ड राइटर्स जो अपना वर्क लिख रहे हैं, जबकि कंटेम्पररीज की कोई वैल्यू नहीं थी, साथ के राइटर्स की वैल्यू नहीं थी। जॉनसन यहाँ पर बताते हैं कि कैसे डिसाइड किया जाए एक पीस ऑफ लिटरेचर अच्छा है या नहीं। सबसे पहले तो ये देखो कि वो लंबे टाइम के लिए रहने लायक है या नहीं। दूसरा, टाइम के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी पहचान बढ़ रही है या नहीं। तीसरा, दूसरे वर्क से अगर उसका कंपैरिजन किया जा रहा है तो क्या कंडीशन है उस वर्क की। ये 3 चीजें बताई है कि पीस ऑफ लिटरेचर अच्छा है या नहीं, ऐसे डिसाइड किया जाए। शुरू करता हूं मैं प्रोफेसर शेक्सपियर, बहुत ही कुछ नया जानने को मिलेगा इस वर्क में। सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के प्लेस का एनालिसिस किया है, इनकी क्वालिटीज भी बताई है और डिफेक्ट्स भी। इनका किया हुआ क्रिटिसिज्म बहुत ही जरूरी है दोस्तों मॉडर्न क्रिटिसिज्म के लिए। तो कुछ मानते हैं जॉनसन ने इस वर्क का क्रिटिसिज्म करते हुए प्रेजुडिस रखा है, लेकिन सच तो ये है कि 18वीं सेंचुरी में इससे बेहतर लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कोई वर्क नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि इसको लिखने से पहले डॉक्टर साहब ने 9 साल लगा दिए शेक्सपियर के वर्क्स को ठीक से पढ़ने में और इस वर्क को प्रोड्यूस करने में। उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया इस वर्क के अंदर कि शेक्सपियर को सारे यूरोपियन राइटर्स में सबसे ऊपर चढ़ा दिया। अब वो इस वर्क में बोलते हैं शेक्सपियर के प्लेस प्रैक्टिकल नॉलेज का खजाना है, उसमें लाइफ की फिलॉसफी मिलती है। इनमें सिर्फ एक पैशन नहीं होता, सिर्फ लव का पैशन नहीं होता, बल्कि डिफरेंट टाइप के पैशन होते हैं, जैसे लस्ट, एंगर, प्राइड वगैरह। तो इसलिए जॉनसन बोलते हैं नोट कर लेना कि शेक्सपियर के प्लेस मिरर ऑफ लाइफ, जिंदगी का आईना होते थे। अब क्या होता है कि आज हमारी एज में कोई राइटर होगा तो हम उसे इतना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन पुराने राइटर को हम लोग ग्लोरीफाई करेंगे, उसको जीनियस कहेंगे। तो शेक्सपियर के टाइम पर भी कुछ ऐसा ही था कि उनके कंटेम्पररी राइटर्स को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करके ट्रैजिक कॉमेडी बना दिया था। और ये चीज फॉल्ट
जॉय सॉरो, टीयर्स और स्माइल्स, गुड और इविल दोनों का मिक्सचर होती है जिंदगी। भले ये चीज क्लासिकल रूल्स के खिलाफ है, लेकिन ट्रेजिक कॉमेडी करके शेक्सपियर ने रियल लाइफ के बहुत करीब ला दिया था अपने प्लेस को। तो उनके प्लेस हमें ट्रेजेडी के इंस्ट्रक्शंस और कॉमेडी के प्लेजर्स दोनों देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर ने ट्रेजिक कॉमेडी का यूज किया तो यहाँ पर किसी तरह से ट्रेजेडी की पावर कमजोर हो गई, कि ट्रेजिक कॉमिक प्लेस के अंदर कॉमेडी कहीं भी ट्रेजेडी के पैशन की प्रोग्रेस को बीच में इंटरप्ट नहीं करती। इसलिए इनफैक्ट शेक्सपियर खुद जानते थे कि प्लेजर बहुत सारी वैरायटीज में मिलना चाहिए। सिर्फ मेलंकोली और तकलीफ मिलती रही ये चीज प्लीजिंग नहीं होती। के पास पावर थी, अच्छे से जानते थे कि कैसे लोगों को रुलाते रुलाते हंसाना है। बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी के शेक्सपियर जीनियस थे, क्योंकि उनकी प्लेस में कॉमेडी नेचुरली आती थी। लगता है कि कॉमिक सीन्स लिखने में उनको ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता था, और ये कॉमेडी सीन्स टाइम के साथ ड्यूरेबल थे। टाइम के साथ इनकी पॉपुलैरिटी पर कोई भी खास असर नहीं पड़ा, और कॉमिक सीन्स की लैंग्वेज जो होती थी वो भी रियल लाइफ वाली होती थी, ज्यादा उसको रिफाइन करके लिखते थे, इसलिए अब तक वो पुराने नहीं हुए। हाँ, ट्रेजेडी को लिखने में उनको ट्रायल करना पड़ता होगा, स्टडी करनी पड़ती होगी, तो ट्रेजेडीज में तो स्किल्स लगाते थे और कॉमेडी नेचुरली आती थी। अभी यहाँ मैं शेक्सपियर के फॉल्ट्स की भी बात करूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं जॉनसन ने शेक्सपियर के यूज ऑफ यूनिटीज को डिफाइन किया है। यूज ऑफ यूनिटीज कैसे? क्लासिकल रूल्स क्या बोलते हैं एरिस्टोटल की, टाइम प्लेस और एक्शन की यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन शेक्सपियर की जो हिस्ट्रीज थी, गौर से सुनना, यहाँ पे जॉनसन क्या बोलते हैं कि शेक्सपियर की जो हिस्ट्रीज थी वो ना तो ट्रेजेडी थी ना कॉमेडी थी, इसलिए उसमें शेक्सपियर को क्लासिकल रूल्स को फॉलो करने की जरूरत क्या थी यूनिटीज को। इसमें भी टाइम प्लेस और एक्शन को फॉलो करो, क्योंकि हिस्ट्री हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री प्लेस के अंदर कहां से वो टाइम प्लेस और एक्शन की यूनिटी को फॉलो करते? उनको इन हिस्ट्री प्लेस के अंदर बस कंसिस्टेंसी और नेचुरलनेस को मेंटेन करना था अपने कैरेक्टर्स में, जो उन्होंने बड़े अच्छे से किया है। बाकी हिस्ट्री के अलावा दूसरे वर्क्स की अगर बात की जाए तो वहां पर भले टाइम और प्लेस को ढंग से मेंटेन नहीं किया हो, लेकिन एक्शन की यूनिटी अच्छे से मेंटेन किया है। वो एक्शन की यूनिटी पर ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन टाइम और प्लेस की यूनिटीज पर शेक्सपियर ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा माना जाता था कि टाइम और प्लेस की यूनिटी को फॉलो करने से ड्रामा में विश्वास बना रहता है। लेकिन जॉनसन यहाँ पर बोलते हैं कि ऑडियंस अच्छे से ये बात जानती है कि फिक्शन कभी भी रियल नहीं बन सकता। ड्रामा देखने वाले तो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, ड्रामा एक रिलीजन होता है और रिलीजन की कोई लिमिट्स नहीं होती, उसमें कुछ भी हो सकता है। ये बात कहीं भी गलत नहीं है कि शेक्सपियर अपने एक्शन को किसी भी जगह दिखा रहा है। जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर अगर डर रहा है तो चारों तरफ डर वाला माहौल क्रिएट करना जरूरी है, बिजली कड़क रही है ऐसा माहौल बनाना जरूरी है। डर तो कहीं भी लग सकता है कैसे भी। तो शेक्सपियर फोकस करते थे कि एक्शन के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आगे जॉनसन बोलते हैं कि ड्रामा हमको आगे लेकर जाता है, इसलिए नहीं कि जो सब हो रहा है वो सब रियल है, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो रियल है, बल्कि इसलिए कि ऑडियंस भी ये फील कर सके कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है। जैसे एक फिल्म है बागबान, बड़ी डेंजरस फिल्म है। ये जॉनसन बोलते हैं कि ड्रामा में यूनिटी ऑफ एक्शन हो ये सफिशिएंट है, जरूरी नहीं है टाइम और प्लेस की यूनिटी भी हो, क्योंकि ये टू टेंशंस को बढ़ावा देती है। ये अच्छा हुआ कि शेक्सपियर ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अब जॉनसन शेक्सपियर के कुछ फॉल्ट्स दिखाते हैं, अब दोस्तों इनको ढंग से सुनना, इनको ढंग से डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला तो शेक्सपियर कभी भी मॉरल पर्पस के लिए नहीं लिखते थे, उनका मकसद होता था ऑडियंस को मजा देना बजाय कुछ सिखाने के, और ये उनकी प्लेस के साथ पार्टी जस्टिस नहीं हुआ। ये एक फॉल्ट है जिसके लिए उनको उनकी ही एज में शायद क्रिटिसाइज जरूर किया गया होगा। जैसे आपने शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसके अंदर पोर्शिया जब आदमी का फेस बदलकर एक लॉयर बनकर कोर्ट में जाती है ट्रायल अटेंड करने, तो उस टाइम पर ये चीज मॉरली एक्सेप्टेड नहीं थी कि उस टाइम पर वुमेन ऐसा कुछ करते। लेकिन शेक्सपियर ने इसके पीछे कोई भी अपना मॉरल पर्पस नहीं छोड़ा, और अगर मान लो उस वक्त कोर्ट में उसको कोई पहचान लेता तो पूरा प्लॉट खराब हो जाता। दूसरी गलती, वो अपने प्लॉट को बड़ा लूजली डिजाइन करते थे, कभी भी प्लॉट को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते थे। गलती हो गई तो हो गई, उसको सुधारना नहीं है। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक कमी आपने नोटिस की होगी नहीं की होगी, एंटोनियो शार्लॉक से क्या कहकर पैसे उधार दिलवाता है कि मेरे जहाज समुद्र में यहाँ पहले हुए, जैसे ही वो वापस आ जाएंगे तो मैं तुमको तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन क्या पता क्या खबर आती है कि जहाज डूब गए। अब यहाँ जहाज पहले हुए तो सारे जहाज एक साथ डूब गए, एक साथ हो गए, या एक साथ ही नहीं लौटे सारे के साथ, तो ये चीज गलती है। और एक बात ये कि शेक्सपियर ने इजिप्ट, इटली, डेनमार्क इन सब कंट्रीज के बारे में, इन सब के कैरेक्टर्स के बारे में बताया, लेकिन इनके कैरेक्टर्स से इनको देखने से ऐसा लगता नहीं है, कोई डिफरेंस नजर नहीं आता कि बंदा इटली से है तो लगे भी बस नाम ही होता था इटालियन, नीचे इंग्लिश वाला होता था उसका भी। प्ले की स्पीच कभी-कभार बहुत ही कोल्ड और वीक हो जाती थी, ये पंच का यूज बहुत करते थे। पंच के लिए ये रीजन और ट्रुथ से भी सैक्रिफाइस कर देते थे। जैसे किंग लियर के अंदर किंग और फूल साथ में थे, लेकिन वो साथ में रहने के बावजूद ऐसा लगता है किंग तो कभी फूल की लैंग्वेज बोल रहा है और फूल कभी किंग की लैंग्वेज बोल रहा है। अब पता नहीं क्यों क्या रीजन था कि शेक्सपियर को आदत थी वो लोअर कैरेक्टर से हमेशा एक लोअर कैरेक्टर था उससे नोबल लैंग्वेज बुलवाते थे। दूसरा, वो अपनी स्पीच को थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते थे कैसे, कि वो अपने वर्ड्स के अंदर ग्रीक और इटालियन कल्चर्स के, क्लासिकल कल्चर्स के रेफरेंस जरूर उठाते थे, लेकिन वो ऐसे क्लासिकल रेफरेंस ये सोचकर उठाते थे कि इससे स्पीच स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया शार्लॉक से बोलती है कि ठीक है तुम एंटोनियो का 1 पाउंड मांस काट लो, लेकिन एक भी बूंद खून की बहाए बिना। तो अब मैं जहां तक जानता हूं ये प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन शेक्सपियर ने इसको सिर्फ एक सिंगल लाइन में खत्म कर दिया। इसलिए ये चीज पावरलेस, अनसरप्राइजिंग और कोल्ड सी लगती है। स्पीच को थोड़ा बड़ा करके इफेक्टिव बनाया जा सकता था। और एक दो फॉल्ट ये कि प्लॉट को थोड़ा लंबा खींचते थे। जैसे हैमलेट के अंदर वो अपने चाचा को मारने से हिचकिचाता है हैमलेट, तो एक दो एक्ट के अंदर ये चीज सही लगती है, लेकिन उसके बाद वो बाउल लगने लगती है चीज। मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी 3-3 लड़के पोर्शिया को देखने आते हैं। अब वो एक लड़के से भी काम चल सकता था। कॉमेडीज के अंदर जोक्स अक्सर कभी-कभार मनमाने तरीके से गंदे भी हो जाते थे, और वो इस टाइप के नरेशन में कुछ अजीब बातें बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करके दिखाते थे। कभी-कभी नरेशन को वाव टाइप का भी हो जाता था। और ये सब फॉल्ट्स गिनवाने के बाद में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उनके मेरिट्स की बात करते हैं क्वालिटीज की। एक सबसे बड़ी अच्छी चीज शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्ड्स को परफेक्ट कर दिया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाकर, और ऐसा करके ये इसे प्रोज वाली लैंग्वेज के करीब ले आए। तो विलियम शेक्सपियर या फिर बार्ड, जो लोग इनको बोलते हैं बार्ड, इनको हमने अपनी क्लासरूम्स में, टेलीविजन में, थिएटर्स में, सिनेमा में इनके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, जो अपने ड्रामा के थ्रू उनसे बातें करते हैं। शेक्सपियर उनके थ्रू सोसाइटी और कल्चर पर कमेंट करते हैं। आज भी एक्टर्स रेगुलरली मॉडर्न स्टेजेस पर, स्क्रीन्स पर इनके प्लेस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल 1990 में रोमियो जूलियट, हैमलेट, ओथेलो, मिडसमर नाइट्स ड्रीम और भी इनके वर्क्स हैं जिनके सिनेमैटिक वर्जन्स रिलीज हुए हैं। इन एडिशन इनके प्लेस की पॉपुलैरिटी इनके अलावा दूसरे प्लेराइट्स ने बढ़ाई है। जैसे इनके प्लेस को मॉडर्नाइज तरीके से उन्होंने मॉडिफाई किया और अपने हिसाब से लिखा। जैसे जॉन ड्राइडन ने इनके वर्क को मॉडिफाई करके ऑल फॉर लव को लिखा, तो उन्हीं के प्लेस को पॉपुलर किया है दूसरे प्लेराइट्स ने। वो प्लेराइट्स बाकी के लोग इमेजिन करते हैं कि इनके कैरेक्टर्स के साथ आगे क्या हुआ होगा, और इनके वर्क्स को फिर से लिखते हैं दोबारा। इतना सब होने के बावजूद इनके बारे में बहुत सारी चीजें सस्पेंस भी है दोस्तों। इनके वर्क्स इतनी सारी वैरायटी में इतने लोग इनको कॉपी करते थे, इसके बावजूद बहुत सारी चीजें इनके बारे में सस्पेंस है। मतलब ये नहीं पता कि इतनी सारी वैरायटी में इन्होंने जो पेज लिखे वो अकेले लिखे हैं या दूसरे प्लेराइट्स के साथ लिखे हैं, या फिर दूसरे प्लेराइट्स लिखे हैं इन्होंने सिर्फ अपना नाम यूज किया है, पर इनके कौन से प्ले का वर्जन सिर्फ पढ़ने के लिए था और कौन सा परफॉर्म करने के लिए था। तो मॉडर्न स्कॉलर्स का एक ग्रुप है दोस्तों, एंटी स्टैटफोर्डियन। वो लोग शेक्सपियर की ऑथरशिप को मानते नहीं, ये ग्रुप तो शेक्सपियर की ऑथरशिप को मानता नहीं है, बल्कि ये ग्रुप तो शेक्सपियर को नहीं मानता कि शेक्सपियर जैसा आदमी कभी एग्जिस्ट करता था। और ये करता था तो ये सारे पेज जो हम जिसकी ऑथरशिप हम शेक्सपियर को देते हैं तो ये उसने नहीं लिखे। सर फ्रांसिस बेकर और क्वीन एलिजाबेथ जैसे हिस्टोरिकल फिगर्स थे जिन्होंने उसका नाम यूज किया उसको पॉपुलर करने के लिए, शेक्सपियर जैसे नाम को अमर बनाने के लिए। अब फैमिली लाइफ की बात करते हैं दोस्तों। स्कॉलर्स को शेक्सपियर की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इनके पेरेंट्स मैरी और जॉन शेक्सपियर ने 26 अप्रैल 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में इनको बैप्टाइज किया था। ये बैप्टाइज क्या होता है? जब बच्चों का जन्म होता है तो उसके कुछ ही दिनों के बाद में उनको बैप्टाइज किया जाता है। तो इसलिए स्कॉलर्स मानते हैं कि 26 को अगर इनको बैप्टाइज किया गया था तो 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ होगा। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, इसलिए कहते हैं कि 23 अप्रैल इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 23 अप्रैल को ही 52 साल की एज में इनकी डेथ हुई थी। जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन इनकी डेथ मानी जाती है। इनके फादर पहले स्मिथविल नाम की जगह पर रहते थे, फिर इनकी मां से शादी करके वो 1552 में स्ट्रेटफोर्ड आ गए और एक ग्लव मेकर का काम करते थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के डीलर थे और इनको अपने लाइफ टाइम में अलग-अलग पोस्ट मिली, बहुत ही बड़ी-बड़ी पोस्ट मिली शुरुआती लाइफ टाइम में। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब इनको बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो गई, बहुत सारे फाइन्स लगे और इनसे इनकी सीट भी छीन ली गई। ये सब का रीजन इनकी सीट छीनने रहा। फिर स्कॉलर्स ऐसा भी मानते हैं कि शेक्सपियर के फादर के साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ, रिलीजियस भेदभाव, क्योंकि ये कैथोलिसिज्म को मानते थे और उस वक्त इस रिलीजन को फॉलो करना इलीगल था इंग्लैंड में। जबकि दूसरे स्कॉलर्स के मानते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि और भी कैथोलिक और रेडिकल प्यूरिटन धर्म को फॉलो करने वाले हाई पोस्ट पर थे, तो उनको क्यों नहीं हटाया गया? शेक्सपियर के फादर के साथ क्यों भेदभाव किया गया? लेकिन फिर भी शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर को अपने लाइफ के एंड के टाइम पर इनकी फैमिली को वही रेपुटेशन वापस मिल गई थी, और ये सब हुआ था इनके बेटे विलियम शेक्सपियर के रिक्वेस्ट पर, क्योंकि उस वक्त तक
इनकी लाइफ की एंड के टाइम पर शेक्सपियर लंदन के सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट बन चुके थे, तो कम से कम लड़के ने 1601 में अपने फादर की डेथ से पहले इज्जत और सीट वापस दिलवा दी। खैर फैमिली के वही पहले वाले स्टेटस, वही रेपुटेशन को वापस दिलवा दिया। अब इनकी बचपन और एजुकेशन की बात करते हैं। इनकी एजुकेशन के बारे में जितनी बातें हम जानते हैं सब स्पेकुलेटिव है, मतलब काल्पनिक है, क्योंकि इनकी एजुकेशन के कोई लीगल रिकॉर्ड्स मिलते नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर इतने लीगल रिकॉर्ड्स रखे नहीं जाते थे। और माना जाता है कि इन्होंने किंग्स न्यू स्कूल ज्वाइन किया था, जिसे ऑक्सफोर्ड के रेप्यूटेड ग्रेजुएट चलाते थे, जिनकी अच्छी खासी इज्जत थी, वो ग्रेजुएट्स को चलाते थे और पिटी स्कूल में ही गए थे 4 से 5 साल की एज में। फिर 2 साल बाद ही गए थे ग्रामर स्कूल में ट्रांसफर हो गए थे। वहीं पर दोस्तों इन्होंने ग्रामर स्कूल में लैटिन सीखी थी और रोमन ऑथर जैसे ओविड और हॉरेस इन सबको पढ़ना शुरू किया था, और इन्हीं ऑथर्स का इन्फ्लुएंस आप इनके वर्क्स में देख सकते हो आज। अब ग्रामर स्कूल खत्म होते होते इन्होंने थोड़ी सी कमांड ग्रीक लैंग्वेज पर भी पाली थी। अब थोड़ी सी कमांड पाई थी, इसलिए इनके पढ़े लिखे दोस्त बैन जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉनसन यहाँ पर बोल रहे हैं कि शेक्सपियर कम पढ़े लिखे हैं, बस ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर ने कभी अगर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ली होती, कहा जाता है कि शेक्सपियर के पास यूनिवर्सिटी की नॉलेज नहीं थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की थी कि जहां पर उनको शायद लैटिन और ग्रीक के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती थी। अब टाइम की बात है, जैसे आज हमारे यहाँ पर लोग सोचते हैं कि अगर मैं इंग्लिश सीख जाऊँ, इंग्लिश बोलना आ जाए तो पढ़ा लिखा हो जाऊंगा, वैसे उस टाइम पर वहाँ पर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज सीखना एजुकेशन होती थी। टाइम बदल गया, आगे चलकर के साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन होने लगी, शायद आने वाले टाइम में कुछ और एजुकेशन होगी, तो एजुकेशन का भी मतलब बदलता रहता है। तो उस टाइम पर लैंग्वेज सीखना, लैंग्वेज जो पढ़ सकता था लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज, तो वो एजुकेटेड था। अब शादी की बात की जाए तो शेक्सपियर जब एडल्ट हुए तो उस वक्त तक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स रखना बढ़ गया था। पहले भी रखे जाते थे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो नवंबर 1582 में जब 18 साल की एज में थे तो इन्होंने शादी कर ली 26 साल की एक लड़की एन हैथवे से, जो कि पास ही के गांव से थी, शॉर्टरी से। अब एज में इतना डिफरेंस था, लेकिन शादी का रीजन ये था कि इनकी वाइफ एन हैथवे से पहले से प्रेग्नेंट थी, तो इमीडिएटली लोगों ने शादी कर ली। इनकी शादी के 6 महीने बाद इनकी बेटी हुई सुज़ैना मई 1583 में। इसके 2 साल बाद फरवरी 1585 में शेक्सपियर के 2 जुड़वा भाई बहन होते हैं। तब शेक्सपियर के बच्चे भाई बहन हुए, एक लड़का एक लड़की। एक का नाम था हैमलेट जो लड़का था और दूसरी थी जुडिथ। लेकिन हैमलेट की 11 साल की छोटी सी एज में डेथ हो गई जब शेक्सपियर अपनी फैमिली से दूर लंदन में रह रहे थे। अब इनके इन दोनों बच्चों के होने के 7 साल बाद के रिकॉर्ड शेक्सपियर की लाइफ के किसी को नहीं पता। इनको साइलेंट ईयर्स बोला जाता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इसी टाइम पर इसी बीच में वो लंदन गए होंगे, थिएटर्स के लिए उन्होंने काम किया होगा। 21 से 28 साल की उम्र के बीच में ये शायद उनकी स्ट्रगल के साल रहे होंगे। कहते हैं कि एक स्कूल मास्टर के असिस्टेंट बन गए थे और फिर लंदन में एक्टिंग करने लगे। और अब इन 7 सालों के बाद में शेक्सपियर का नाम 1592 में सामने आता है। ये नाम कौन सामने लाता है? यूनिवर्सिटी वेट्स में एक बंदा रॉबर्ट ग्रीन, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। रॉबर्ट ग्रीन जब उस वक्त शेक्सपियर एक उभरते हुए एक्टर और प्लेराइट थे, अच्छे एक्टर बन चुके थे लंदन के स्टेज में। रॉबर्ट ग्रीन खुद तो एक बहुत सक्सेसफुल प्लेराइट नहीं थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी वेट्स में बाकी प्लेराइट्स को शेक्सपियर के लिए वार्निंग दी थी, एक अपस्टार्ट क्रो बोलकर, एक ऐसा कौवा जिसने अभी अपनी उड़ान शुरू किया है और ये हमारे खूबसूरत पंख लगाकर उड़ रहा है और इतना अच्छे से ब्लैंक वर्ड्स को यूज कर रहा है प्लेस लिखने में, और हम जैसे स्कॉलर से ये चीज कर सकते हैं। और इनको बोला था, और शेक्सपियर को इन्होंने बोला था जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ये एक दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच है। ये ऐसे आदमी के लिए यूज की जाती है जो हर एक चीज में अपना हाथ आजमाता है बजाय किसी एक चीज पर फोकस करने के। दूसरी भाषा में कहें तो थोड़ी नॉलेज सब चीजों की लेता है, मतलब चीजों को ठीक-ठाक कर सकता है, लेकिन किसी एक चीज की परफेक्ट डीप नॉलेज नहीं होती उसको। तो ये चीज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन ये यूज किया था शेक्सपियर के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने। ये पूरी स्टेटमेंट है रॉबर्ट ग्रीन ने जो दी थी, ये बताने के लिए कि जिनको यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं मिली होती, ऐसे लोग जैसे कि शेक्सपियर वो यूनिवर्सिटी वेट्स के ग्रेट ड्रामेटिस्ट की बराबरी करते हैं तो क्या होता है। फिर बाद में शेक्सपियर का हिस्ट्री प्ले हेनरी जब सक्सेसफुल हो गया तो उस वक्त रॉबर्ट ग्रीन के पब्लिशर थे उस टाइम पर, उन्होंने शेक्सपियर से माफी मांगी कि कंटेम्परेरीज को भड़काने का और ज्यादा काम किया था इनकी पोएट्री राइटिंग में। पोएट्री इनकी ठीक-ठाक फेमस थी। यार फिर 1593 में अगले ही साल गवर्नमेंट ने पूरे लंदन के थिएटर्स को बंद करवा दिया क्योंकि प्लेग फैल रहा था। और इस टाइम पर ये प्लेग क्यों फैला बार-बार ये बताऊंगा मैं आपको। इस टाइम पर पब्लिकेशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग शेक्सपियर ने अपनी नैरेटिव पोएम्स को लिखा था जिस वक्त ये प्लेग फैला था यहाँ पर लंदन में और लंदन के थिएटर्स को बंद करवा दिया गया था। उस टाइम पर 2 नैरेटिव पोएम्स वीनस एडोनाइस और रेप ऑफ लिटरेसी को लिखा था, जो कि शेक्सपियर के फ्रेंड एचडब्ल्यू को डेडिकेशन थे। इसके बाद 1594 में थिएटर्स रीओपन होते हैं तो इस वक्त शेक्सपियर ने लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन को ज्वाइन कर लिया था। ये ड्रामा कंपनी थी। अब इन्होंने अपने शुरुआती करियर में ज्यादातर हिस्ट्री प्लेस को लिखा और रोमांटिक कॉमेडीज को। तो शुरुआती पीरियड्स में हिस्ट्री लिखकर ये सक्सेसफुल हो गए थे क्योंकि इन्होंने टाइमिंग पर हिस्ट्री लिखी थी, जो कि इनकी सक्सेस का रीजन बनी। इनके लिखने का स्टाइल भी काफी अच्छा था। फिर 1597 आते-आते ये इतने लायक तो हो गए थे कि खुद का अपना बड़ा सा घर खरीद सके स्ट्रीटफोर्ड में और अपनी फैमिली को कुछ दे भी सकते थे। लेकिन 1597 में ही लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये जो कंपनी का प्ले हाउस था जिसमें ये प्ले परफॉर्म करते थे, उसका लीज खत्म हो गया था। उसकी लीज खत्म हो गई थी, मतलब जो पट्टा इन्होंने लिया था उस जगह का वो खत्म हो गया था और उस जगह के मालिक ने उस लीज को रिन्यू करने से मना कर दिया था। और उस वक्त इस कंपनी ने अलग-अलग दूसरे प्ले हाउस में जाकर अपने प्लेस को परफॉर्म किया, दूसरे के प्लेस को भी परफॉर्म करने लगे क्योंकि इस वक्त तक इनके पास अपना प्ले हाउस नहीं था। जब तक कि 1599 में शेक्सपियर ने पार्टनरशिप में फेमस ग्लोब थिएटर नहीं खोल लिया। ये ग्लोब थिएटर में बाद में आग लग गई थी दोस्तों। ये एक ओपन एयर थिएटर था, टेम्स रिवर के किनारे पर ओपन हुआ था। मैंने शेक्सपियर को पार्टनर इसलिए बोला कि शेक्सपियर भी इसके बहुत बड़े इन्वेस्टर थे और ये अब एक कंपनी मैन बन गए थे, ड्रामेटिस्ट एक कंपनी मैन बन गए थे और ये नया स्टेटस इनको मिल गया था और थिएटर की प्रॉफिट में अब इनको हिस्सा मिलता था बजाय इसके कि अपने प्लेस लिखने से पैसे कमाए। सर तो ध्यान रखना उस टाइम पर यहाँ पर छोटी सी बात याद रखना कि उस टाइम पर पब्लिशर्स ने क्वार्टर्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया था। ये क्वार्टर्स क्या होते थे? छोटी-छोटी बुक्स होती थी। लेकिन ये एविडेंस कहीं भी नहीं मिलता कि शेक्सपियर ने अपने किसी भी टाइप की पब्लिकेशन में पार्टिसिपेट किया हो। मतलब वो बस ड्रामा लिखते थे, परफॉर्म करवाते थे, पब्लिकेशन में उनका कोई हाथ नहीं था। और इनकी डेथ के 7 साल बाद एक्टिंग कंपनी के कुछ मेंबर्स ने इनके वर्क्स को कलेक्ट किया और पब्लिश करवाया इनके पोर्टफोलियो में। इन्होंने खुद ने कभी नहीं सोचा था कि इनकी वर्क्स की बुक्स बनेगी और स्कूल में पढ़ाई जाएगी। सिर्फ इन्हीं की कंट्री के स्कूल्स में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्कूल्स में। कभी नहीं सोचा था। और तो और उस एक्टिंग कंपनी के प्रिंटिंग इन्वेस्टर जिसने शेक्सपियर के प्लेस के सारे राइट्स को खरीद लिया था, उसने भी कभी नहीं सोचा होगा। अब 1600 के बाद का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ का। 1599 में जूलियस सीजर को परफॉर्म करवाया, फिर उसके बाद 1600 से 1601 के बीच में हैमलेट, 1603 में एलिजाबेथ की डेथ, फिर लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी किंग्समैन बन गई किंग जेम्स फर्स्ट के अंडर आकर, फिर 1603 से 1604 के बीच में ओथेलो, फिर 1605 से 1606 के बीच में किंग लियर, फिर 1606 में ही एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, फिर 1606 में ही मैकबेथ। इतने सारे ग्रेट वर्क्स लिख दिए और इतना सब कुछ हो गया। दोस्तों 1609 में इन्होंने एक इंडोर थिएटर ब्लैक फ्रायर्स में इन्वेस्ट किया। इंडोर थिएटर क्या था? ओपन एयर थिएटर तो इनका ग्लोब थिएटर था, एक और थिएटर था ब्लैक फ्रायर्स, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया था जो कि इनका सही फैसला था, जो आगे इनको काम आने वाला था। इस टाइम पर ये रोमांस और ट्रेजेडीज लिखते थे और फिर ग्लोब थिएटर में आग लग गई जिसके बाद इनकी कंपनी ब्लैक फ्रायर्स में मूव कर गई। मतलब बाद में वही थिएटर काम आया और फाइनल डेज में हम सबको पता है कि इन्होंने अपने कंटेम्पररी राइटर जॉन पेचर के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया था, टू नोबल किंग्समैन को लिखा था। फिर 1616 में इनकी डेथ हो गई और अपने लिखे हुए वर्क्स के लिए खुद तो लापरवाह थे, लेकिन इनकी डेथ के 7 साल बाद जॉन हैविंग और हेनरी कॉन्डन नाम के 2 फेलो मेंबर्स जो इनकी कंपनी में फेलो मेंबर्स थे, तो उन्होंने इनके कलेक्टेड वर्क्स को पब्लिश करवाया और ये क्लेम किया उसके प्रीफेस में, फर्स्ट फोलियो के प्रीफेस में, कि हम लोग शेक्सपियर के प्लेस का ट्रू वर्जन पब्लिश करवा रहे हैं। इससे पहले इनके 18 प्लेस के जो क्वार्टो पब्लिश हुए हैं उनके रेस्पॉन्स में, तो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं शेक्सपियर की लैंग्वेज की बात करते हैं। अब दोस्तों जब मैंने फर्स्ट टाइम शेक्सपियर को पढ़ा तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था? बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था पढ़ना क्योंकि ये प्लेस उस टाइम पर दोस्तों अर्ली मॉडर्न लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जो कि आज की इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी इनके प्लेस में लिखी हुई लैंग्वेज बड़ी रिच है। मैंने सबसे पहले उनके यूज ऑफ प्रोनाउंस को नोटिस किया। जेम्स फर्स्ट की बाइबल के वर्जन की तरह इनके प्रोनाउंस भी डिफरेंट टाइप के होते थे, जैसे दाओ, दी, ये, दाई। ये वर्ड्स को आपने नोटिस किया होगा जब आपने इनके प्लेस पढ़े होंगे। बाकी की उस टाइम की पोएम्स भी उस टाइम पर ऐसे लिखी जाती थी, दाओ मतलब यू, तुम्हारे लिए यूज होता था ये वर्ड। तो ये वर्ड्स आपको इनके प्लेस में बहुत मिलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इन वर्ड्स की आदत बनाने में। आयमिक पेंटामेटर का यूज भी करते थे क्योंकि ये अपने प्लेस को ब्लैंक वर्ड्स में लिखते थे, तो आयमिक पेंटामेटर का यूज करते थे, जैसे टू बी और नॉट टू बी। अच्छा एग्जांपल है आयमिक पेंटामेटर का। इन्हीं के प्ले हैमलेट का ही डायलॉग। अब खास बात ये थी कि ये वर्ड्स के साथ गेम भी खेलते थे, मतलब डबल मीनिंग वर्ड्स का यूज करते थे, बहुत ज्यादा यूज करते थे, जिनको हम पंच बोलते हैं।
अब ये पंच का यूज बहुत ही चालाकी से करते थे, जिसका सरफेस का मीनिंग तो अलग होता था और डीप मीनिंग जानना मुश्किल हो जाता था। शुरू में बहुत मुश्किल लगेंगे इन पंच को ढूंढना। अगर शेक्सपियर के प्लेस का टेक्स्ट पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो कुछ चीजें जानना जरूरी है दोस्तों। इनकी लाइनें, इनके डायलॉग्स बोलने के लिए लिखे गए हैं, तो समझना है तो जोर जोर से पढ़ना जरूरी है, जिससे वो अच्छी तरह से समझ आएंगे। दूसरा, ये लाइनें पार्टिक है और इसका मतलब ये है कि कंप्लीट सेंटेंस पढ़ना जरूरी है अगर ढंग से समझना है तो। पीरियड टू पीरियड, लाइन टू लाइन मूव करना होगा। शुरू में लैंग्वेज थोड़ी टफ लगेगी, लेकिन बाद में लैंग्वेज समझ में आएगी, इसकी रिचनेस भी समझ में आएगी। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन शेक्सपियर का। अब मैं आपको बताता हूं कि उस टाइम पर अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड में क्या हालात थे, सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल, रिलीजियस कंडीशंस। शेक्सपियर इंग्लिश रेनेसां के टाइम के राइटर थे। रेनेसां का मतलब है दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, रीबर्थ। रीबर्थ ऑफ आर्ट, साइंस और दूसरी डेवलपमेंट्स हुई थी इसी एज में। कुल मिलाकर रीबर्थ ऑफ क्लासिकल नॉलेज। दोस्तों यहाँ पर स्कॉलर्स के दो ग्रुप हैं जिन्होंने इंग्लिश रेनेसां के अगेंस्ट अपने अपने रीजंस दिए हैं। दो ग्रुप्स मतलब दो रीजंस चैलेंज किया है। सबसे पहला ग्रुप तो ये बोलता है कि इसको रेनेसां बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि इस टाइम पर वुमेन का कोई रोल नहीं था, वुमेन का सोशल स्टेटस आदमियों से इस टाइम पर बहुत डाउन था। और दूसरे ग्रुप का ये रीजन है कि रेनेसां को रेनेसां बोलने का मतलब ये है कि ये लोग सिविलाइज्ड हुए थे। इसी टाइम पर नॉलेज का रीबर्थ हुआ था, मतलब ये लोग सिविलाइज्ड हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले की जो एज थी वो सिविलाइज्ड नहीं थी, तो उन एजेस का अपमान करना हो गया एक तरह से। अब इसको रेनेसां मानने से इनकार कर दिया तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं इस एज को एलिजाबेथन और जैकोबियन एज बोलना भी ठीक नहीं है। रीजन, क्वीन एलिजाबेथ का टाइम और किंग जेम्स का टाइम दोनों अलग-अलग हैं, दोनों छोटी-छोटी एजेस हैं, तो इतनी बड़ी एज नहीं है ये। और शेक्सपियर दोनों के टाइम के प्लेराइट थे, एलिजाबेथ के टाइम के और जेम्स के टाइम के, तो इसको अर्ली मॉडर्न एज बोलना सही रहेगा। आज ज्यादातर इसको अर्ली मॉडर्न एज बोला जाता है। अर्ली मॉडर्न टाइम के लोग यूनिवर्स को वैसे नहीं देखते थे दोस्तों जिस टाइम से आज हम लोग देखते हैं, क्योंकि उस वक्त डिस्कवरीज होना शुरू हुई थी और इतनी नॉलेज नहीं थी और लोग बदलने लगे थे। इससे पहले लोगों को ये भी पता नहीं था कि सोलर सिस्टम में सूरज बीच में है और बाकी प्लैनेट उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं, और ऊपर वाले ने एक चेन सी क्रिएट कर रखी है, गॉड ने एक चेन सी क्रिएट कर रखी है, जिसमें सबसे ऊपर है गॉड, उसके बाद एंजल्स, मैन, वुमेन, एनिमल्स, प्लांट्स और रॉक्स, ऐसे चेन बना रखी है। और शेक्सपियर के कंटेम्परेरीज मानते थे कि दुनिया में सब कुछ चार ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, मिट्टी, हवा, पानी और आग। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये उस एज में रहते थे जहां पर लोग रिलीजियस अनसर्टेनिटी थी, डिस्प्यूट था। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स जब से हुए थे, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के टाइम से भी पहले, तो यूरोप में कैथोलिक चर्च का राज था उससे पहले, यूनिवर्सल चर्च, फिर मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जैसे बुद्धिजीवियों ने चर्च की पावर को क्लीन किया करप्ट बोलकर, और फिर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म हुए। प्रोटेस्टेंट्स ये चाहते थे कि बाइबल पर हर आदमी की पहुंच हो। शुरू में तो बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्टेंट्स के इन आइडिया का विरोध किया, लेकिन फिर 1527 में हेनरी VIII के टाइम पर इंग्लैंड में एक रिफॉर्मेशन हुआ। उस वक्त बिना चर्च की परमिशन के हेनरी VIII ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया और दूसरी शादी कर ली। चर्च उनसे नाराज हो गया, बिना चर्च की परमिशन ले किया था। तो 1534 में पार्लियामेंट में एक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आया। दोस्तों एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के बारे में पहले भी कई वीडियो में बात कर चुका हूं, लेकिन इतना लाइटली बात की थी कि समझ में नहीं आया था। ये एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी क्या था? उसमें ये कहा गया कि हेनरी VIII जो कि क्वीन एलिजाबेथ के फादर थे, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड में सुप्रीम है। तो ये था एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, वो चर्च के भी सुप्रीम माने गए, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ यहाँ पर। दोस्तों हेनरी VIII की डेथ के बाद में उनकी बेटी मैरी आई, उसकी भी डेथ हो गई। इस टाइम पर कभी प्रोटेस्टेंट भारी होते थे तो कभी कैथोलिक्स भारी होते थे। फिर 1558 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, डॉटर ऑफ हेनरी VIII आती हैं और इनके आने से प्रोटेस्टेंट रीस्टोर हो गए इंग्लैंड में और कैथोलिक्स दब गए एक तरह से। लेकिन फिर भी इन्होंने ज्यादा से ज्यादा शांति कायम रखी अपने टाइम पर। कैसे? जब कैथोलिक्स दब ही गए हैं तो कैसे शांति कायम रखी? अब ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा। अब एलिजाबेथ फर्स्ट खुद तो प्रोटेस्टेंट थी, ये बात हमको मालूम है, तभी प्रोटेस्टेंट्स ऊपर आ गए, लेकिन फिर भी ये खुद बीच का रास्ता पकड़ती थी, जिससे कोई भी नाराज ना हो। ये रिलीजियस मामलों में बीच का रास्ता पकड़ती थी। इन्होंने कैथोलिक्स को अलाउ कर दिया कि तुम अपने धर्म की प्रैक्टिस प्राइवेट में कर सकते हो। अगर एंग्लिकन चर्च इंग्लिश थ्रोन के लिए लॉयल है तो तुम अपने धर्म की प्रैक्टिस प्राइवेट में कर सकते हो। तो उस टाइम पर प्राइवेट में प्रैक्टिस होती थी, अभी नहीं होती थी। तो एलिजाबेथ ने यहाँ पर बीच का रास्ता पकड़ा रिलीजियस मामलों में, रिलीजियस मामलों में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं लोग। लेकिन एलिजाबेथ के टाइम पर भी वो ऐसी सोसाइटी में रहती थी जहां पर वुमेन को पॉलिटिकल पर्सनल पावर्स नहीं थी, रेस्ट्रिक्शंस थी। वो खुद क्वीन होने के बावजूद उस वक्त इंग्लैंड में वुमेन का स्टेटस बढ़ा नहीं सकी। अपने 45 इयर्स के राज में उन्होंने कभी भी शादी नहीं की, इसलिए उनको वर्जिन क्वीन कहते हैं। उनकी प्योरिटी इंग्लैंड की प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। शादी ना करके वो इंडिपेंडेंट रही, शायद वो शादी कर लेती तो शायद उनकी इंडिपेंडेंस पे असर पड़ता। इसके बाद उनकी कजन मैरी का बेटा जेम्स किंग बन गया इनकी डेथ के बाद में 1603 में। तो जेम्स VI ऑफ स्कॉटलैंड इंग्लैंड में जेम्स फर्स्ट बना और इसके आने से जैकोबियन शुरू हुई। तो एलिजाबेथ फर्स्ट डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स को मानती थी, मतलब ऊपर वाले ने हमको किंग और क्वीन बनाकर अपॉइंट किया है, और किंग जेम्स भी इसी चीज को मानते थे। और उनके बाद में उनका बेटा चार्ल्स फर्स्ट, तो खैर उसकी बात नहीं की जाए। अब कई क्रिटिक्स मानते हैं कि शेक्सपियर ने मैकबेथ को जेम्स के किंग बनने के 3 साल बाद में ही किंग को ट्रिब्यूट करने के लिए लिखा था। ये जो प्ले था मैकबेथ, ये किंग जेम्स के राजा बनने पर उनको ट्रिब्यूट करने के लिए लिखा था, क्योंकि उस प्ले में कहीं ना कहीं डिवाइन राइट्स की बात हुई है। लेकिन फिर भी स्कॉलर्स मानते हैं कि किंग जेम्स एलिजाबेथ जितना सक्सेसफुल नहीं था, वो बहुत एक सक्सेसफुल रूलर थे। लास्ट में हम लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। सोसाइटी शेक्सपियर के टाइम पर दो सोशल क्लासेस में बटी हुई थी। सिंपल ही है, दो सोशल क्लासेस कौन सी? पहली थी नोबल लोग आते थे जिसमें एरिस्टोक्रेट्स जिनके पास बहुत पैसा था। दूसरे थे इनमें नोबल लोगों के अलावा सब कुछ आते थे। इन दोनों में फर्क ये था वेल्थ और पावर का। नोबल लोगों के पास जन्म के साथ ही सब कुछ था कि जिनके पास स्किल्स थी उनके पास पैसा नहीं था। उस वक्त सोशल मोबिलिटी थी। शेक्सपियर ने खुद अपने थिएटर से कमाए हुए पैसों से खुद का स्टेटस सिक्योर करने के लिए उसको यूज किया, उस पैसों को, उन पैसों को। वो अलग बात है कि उनकी तरह दूसरे लोगों को उस टाइम पर अपना सोशल स्टेटस दिखाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उस टाइम पर वुमेन का स्टेटस भी ठीक नहीं था। हस्बैंड फैमिली का किंग था, जैसे स्टेट का किंग था वैसे हस्बैंड फैमिली का किंग हुआ करता था। उसके पास डिवाइन राइट थे। लोग एक फैमिली को आज जिस नजरिए से देखते हैं दोस्तों उस टाइम पर नहीं देखते थे। उस टाइम पर बहुत अलग नजरिए से देखते थे। प्रॉपर्टी जाती थी फैमिली के फर्स्ट मेल चाइल्ड को। सिस्टम ऑफ पैट्रियार्की, वुमेन को ना तो वेल्थ मिलती थी ना टाइटल। क्वीन एलिजाबेथ की क्वीन इसलिए बनी थी क्योंकि कोई भी मेल वारिस नहीं था इंग्लैंड की गद्दी पर बैठने के लिए, इसलिए क्वीन एलिजाबेथ क्वीन बनी। लेकिन उस पर भी अगर उनकी शादी हो जाती तब शायद सिचुएशन अलग होती। इसके अलावा वुमेन को एजुकेशन भी नहीं मिलती थी। प्रोफेशन की तो बात ही नहीं की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि एजुकेशन नहीं मिलती तो प्रोफेशन में कहां से वो हाथ आजमा सकती थी। खासकर कि हम जब लिटरेचर पढ़ रहे थे तो एक्टिंग में तो वुमेन काम नहीं करती थी। लेकिन शेक्सपियर ने अपने प्ले मैकबेथ में आप एक चीज नोटिस करोगे, लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर कितना बोल्ड दिखाया उन्होंने। बड़ा एक्टिव रोल था लेडी मैकबेथ का। तो ये कई सारे प्लेस में आप देखोगे कि शेक्सपियर की वुमेन कैरेक्टर पावरफुल दिखाने की कोशिश करते थे। अब आप ये सोचोगे कि शेक्सपियर की आगे की सोचती या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए पब्लिक को ये चीज नई टाइप की देखने को मिलती थी। तो शेक्सपियर के लिए पैसा और पब्लिक अटेंशन बहुत मायने रखती थी। वो तो क्लासिकल रेफरेंस भी उठाते थे। अब इसका मतलब ये थोड़ी वो सिखाने के लिए, वो तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उठाते थे। हम कमर्शियल पर्पस लाओ ये सब करने का। अब उस टाइम पर लंदन कैसा था? लगभग 2 लाख की आबादी थी दोस्तों। लंदन के बारे में बता दूं क्यों प्लेग आते थे उधर। उस वक्त लंदन में 2 लाख की आबादी थी, भीड़ बहुत थी, सिविल सिस्टम नहीं था, गंदगी फैली रहती थी। गंदगी की वजह से प्लेग फैलने का खतरा बहुत ज्यादा था। क्राइम रेट्स भी बहुत हाई थी क्योंकि लॉ इतना इफेक्टिव नहीं था, गलियों में लाइटें नहीं लगी हुई थी। तो ज्यादातर रात के टाइम पर दुश्मन मर्डर कर जाते थे। तो रात के टाइम पर घर से मत निकलना वरना दुश्मन मर्डर कर जाएंगे। तो 5 बजे लोगों का खाना भी हो जाता था। तो बहुत ज्यादा पर्सनल जा रहा हूं मैं, लेकिन इन सबके बावजूद लंदन कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल हार्ट था इंग्लैंड का। तभी तो शेक्सपियर भी हीरो बनने के लिए लंदन में गए थे। हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए। अब थिएटर्स की बात करते हैं तो ज्यादातर थिएटर्स दोस्तों टेम्स रिवर के साउथ बैंक पर लोकेटेड थे। इतना बाहर क्यों बनाए जाते थे? ज्यादा बाहर ही थे क्योंकि प्यूरिटन्स इसको बुरा मानते थे। प्यूरिटन इनको इमोरल मानते थे, इसलिए थिएटर्स को बाहर बनाया जाता था जहां पर प्रोस्टिट्यूशन होते थे, मतलब कि वैश्यालय वगैरह, डॉग फाइटिंग होती थी, बुल बीटिंग होती थी, ये सब चीजें होती थी। लेकिन इतनी सब रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद थिएटर्स उस टाइम पर दोस्तों सेंसरशिप से फ्री नहीं थे। मतलब सेंसर उस टाइम पर भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल, सोशल और सेंसिटिव मैटर्स में आप प्लेस नहीं परफॉर्म करवा सकते। मतलब कि पहले तो टेक्स्ट को चेक किया जाएगा, कुछ केसेस में ऑपरेटिंग सेक्शंस में कटिंग होती थी, फिर जाके अप्रूवल मिलता था पब्लिक परफॉर्मेंस का। अब उस एज के थिएटर्स दोस्तों आज के हिसाब से बहुत अलग थे। आज जैसे थिएटर्स हैं बंद थिएटर्स होते हैं आजकल, तो एसी भी लगे रहते हैं थिएटर्स में। लेकिन उस टाइम पे ओपन एयर थिएटर हुआ करते थे, नेचुरल लाइट्स मिलती थी, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक थिएटर में आती थी और एक थिएटर ज्यादा से ज्यादा 2000 से 3000 लोगों को होल्ड कर सकता था। अब
फायदा ये था कि ज्यादा लोग ओपन एयर थिएटर में आते थे, घुटन नहीं होती थी, ज्यादा लोग देख सकते थे, कुछ इस टाइप का थिएटर हुआ करता था। तो ग्लोब थिएटर भी इसी टाइप का था। अब लड़कियों के रोल किससे करवाते थे, जैसे शेक्सपियर की ड्रामा कंपनी में लड़की के रोल किससे करवाए जाते थे, जवान लड़कों से जिनकी आवाज अभी भारी नहीं हुई थी। सबसे पहले दोस्तों हमको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे हमारी इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट यानी कि प्राचीन, मेडिवल यानी कि मध्य, और उसके बाद में मॉडर्न। तो हम लोग रेनेसां पढ़ रहे हैं तो हमको यूरोप की तरफ फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों ये रेनेसां वर्ड जो आया है ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। अब ये रेनेसां आया कैसे, ये जो 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है, इसमें से ये जो बीच वाली एज मानी जाती है यूरोप के अंदर, ये मानी जाती है डार्क एज। इस डार्क एज के बाद आया रेनेसां। ये डार्क एज यूरोप में रही थी, यानी कि ये मिडिल एज यूरोप में रही थी 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी एडी तक। 5th सेंचुरी एडी से लेकर 14th सेंचुरी एडी तक। इसको डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको वार, इग्नोरेंस, अकाल, मौतें, उसको भी जिसको हम बोलते हैं ब्लैक डेथ, तो ये उस टाइम का काल था। क्योंकि इस वक्त माना जाता है कि चर्च, नोबेलिटी और जो सामंत होते हैं उनका राज बढ़ गया था। इसलिए इस वक्त कोई ग्रोथ नहीं हुई आर्ट में, कल्चर में, खास तौर पे हमारे लिए लिटरेचर में। कुछ हिस्टोरियंस तो मानते हैं कि इस एज को, मिडिल एजेस को बड़ा चढ़ाकर डार्क एज बताया जाता है, ऐसा कुछ था नहीं। तो कुछ हिस्टोरियंस इसको सच मानते हैं। लेकिन दोस्तों इस मिडिल एजेस से पहले का टाइम जो था, एंशिएंट टाइम यानी कि क्लासिकल टाइम, उस टाइम पर सिविलाइजेशन ने बहुत अच्छी ग्रोथ कर रखी थी। क्योंकि इस वक्त ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन ने यूरोप को घेर रखा था अच्छे से, तो उस वक्त आर्ट की अच्छी ग्रोथ हुई थी। लेकिन ये बीच में मिडिल एजेस आ गई, जिसकी वजह से एक तरह से यूरोप सो गया। यानी कि ये पीरियड डार्क एज कहा गया, मिडिल पीरियड। डार्क पीरियड क्यों आ गया, क्योंकि इस वक्त पोप्स, चर्च, नोबेलिटी, इन सब ने, सामंतशाही, इन सब ने अपना बहुत ज्यादा वो प्रभुत्व कायम कर लिया था। तो हम सब जानते हैं कि ये वेस्ट की सिविलाइजेशन के मुकाबले उस वक्त ईस्ट की सिविलाइजेशन वेस्ट थी, बेहतर थी। तो अब क्या हुआ, अरब लोग पहले से इंडिया और चाइना जैसे देशों में जा चुके थे, तो वो यूरोपियन से ज्यादा बहुत हद तक डेवलप हो चुके थे अरब लोग। तो इस वक्त यूरोपियंस ने अरबों से कांटेक्ट बनाया, तो इनको काफी हद तक फायदा मिला। तो अरबों से सीखकर इन यूरोपियंस ने सोचा कि हमारे पास भी एरिस्टोटल है, हमको उसे पढ़ना चाहिए, यानी कि हमारे पास भी क्लासिक राइटर्स हैं, तो हमें उनको पढ़ना चाहिए। इसी बीच दोस्तों एक जगह का नाम मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया नाम की एक जगह थी, यहाँ पर टर्की ने अटैक कर दिया था। कुस्तुनतुनिया दोस्तों उस वक्त ज्ञान का खजाना थी, यानी कि उस वक्त ग्रीक और रोमन मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत सारी थी कुस्तुनतुनिया में। तो वहां पर टर्की ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से काफी सारे लोग कुस्तुनतुनिया से यूरोप भाग गए। अब जिन लोगों को वहां से भगाया गया कुस्तुनतुनिया से, वो लोग अपने साथ में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लेकर यूरोप आ गए। यूरोप में कोई कार्डिनल नाम का एक बंदा था जो 800 मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर इटली आ गया। अब दोस्तों ध्यान देना, इटली आ गया, और ये बड़ी सही जगह पर आ गया इटली में, क्योंकि इटली में उस वक्त जो सामंतशाही थी वो कमजोर थी, सामंती ढांचा कमजोर था। यूरोप के बाकी हिस्सों के मुकाबले इटली में कुछ फ्रीडम भी थी कि लोग नई नई चीजों को इटली में वहां पर जगह मिलती थी, और ज्योग्राफिकल कंडीशन भी काफी अच्छी थी। तो उस वक्त इटली के कुछ समझदार लोगों ने उन मैन्युस्क्रिप्ट से सीखा, और फिर इटली में सबसे पहले रेनेसां आया, इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण आया। लेकिन एक नुकसान भी हो गया कि कुस्तुनतुनिया को ब्लॉक करने से क्या हो गया, यूरोपियंस इंडिया जैसे देशों में, चाइना जैसे देशों में नहीं जा सकते थे। यानी कि जमीनी रास्ता, इंडिया और चाइना जैसे देशों में जाने का जमीनी रास्ता ब्लॉक हो चुका था। तो अब क्या हुआ, ये एक अच्छी बात भी हुई कि यूरोपियंस ने नाव का, बोट का, या जहाज कह लें हम, जहाज का आविष्कार कर लिया कि जहाज में हम लोग जा सकें। यूरोप को अभी अभी इंडिया जैसे देश के बारे में पता चला था, तो वहां जाना जरूरी था, जमीन से नहीं तो पानी के रास्ते से। और इस टाइम पर दोस्त एक पुर्तगाली बंदा था, फर्डिनेंड मैगेलन, नाम याद रखना, उसने सबसे पहले ये काम किया था। उसके बाद कोलंबस और वास्को डी गामा, जिन्होंने इंडिया और अमेरिका को खोजा। तो अब ये ग्रीक और रोमन मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं इटली को, तो इटली में अब रेनेसां आ गया। हम लोग रेनेसां को पढ़ रहे हैं, तो इटली में अब रेनेसां आ गया। कैसे आया कि इटली में एक जगह थी इस वक्त फ्लोरेंस, उस जगह से रेनेसां की शुरुआत मानी जाती है। तो इस वक्त इटली में एक बहुत बड़े राइटर थे दांते, इनको दोस्तों रेनेसां का अग्रदूत माना जाता है। और पेट्रार्क, दांते और पेट्रार्क, दांते रेनेसां में सबसे पहला नाम है, उसके बाद पेट्रार्क इसको आगे लेके गया। इन जैसे राइटर्स ने क्लासिकल राइटर जैसे होमर हो गया, वर्जिल, इन सबको स्टडी किया और इनकी डिस्कवरी की गई। क्लासिकल राइटर्स की, जो ग्रीक और रोमन राइटर्स थे, उनकी वापस से रीडिस्कवरी की गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेनेसां जो आया, इसने मॉडर्न और एंशिएंट कल्चर के बीच में एक ब्रिज का काम किया, एक ब्रिज का काम किया जोड़ने का। नहीं तो इससे पहले जो ये डार्क एज थी, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे सबसे जरूरी आइडियोलॉजी आती है ह्यूमनिज्म। ये बहुत जरूरी है रेनेसां में। ह्यूमनिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसका फादर कहा जाता है पेट्रार्क को। पेट्रार्क ने इस आइडियोलॉजी, पेट्रार्क की राइटिंग से पता चलता है कि वो इस आइडियोलॉजी के फादर हैं। दोस्तों मिडिल एजेस में क्या माना जाता था कि धर्म ही सब कुछ है, बाहरी दुनिया कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पेट्रार्क ने क्लासिकल राइटर्स को पढ़ा, उन्होंने ऐसा लिखा था कि ह्यूमन सब कुछ है, इंसान सब कुछ है, उसके लिए सब कुछ बना है। तो मिडिल एजेस में इसको बदलकर क्या कर दिया कि धर्म सब कुछ है, पोप सब कुछ है, चर्च सब कुछ है। तो बड़ी ही बेकार थी ये मिडिल एजेस की जो सिविलाइजेशन थी, विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, बहुत ही बेकार थी। टोटल आइडियल बातें होती थी इसमें। तो इस वक्त एक फिलोसोफर आए, रॉजर बेकन, इन्होंने इस चीज का विरोध किया और एक प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ रैशनलिज्म। इसी के बाद ह्यूमनिज्म डेवलप हुआ और ये माना गया कि ह्यूमन ही सब कुछ है। चर्च के पादरियों का कट्टरपन का विरोध हुआ, चर्च के पादरियों का बिल्कुल विरोध हुआ और कहा गया कि ह्यूमन सब कुछ है। तो ह्यूमनिज्म की विचारधारा को ध्यान में रखना दोस्तों, इस आइडियोलॉजी को ध्यान में रखना। यूरोपियंस ने इस वक्त अरबों से सीखकर एरिस्टोटल को पढ़ना शुरू किया। ये तो मैंने राइटर्स के नाम बताए, दो राइटर्स के नाम बताए यहाँ पे दोस्तों। इस वक्त 3 पेंटर्स भी थे, इटालियन पेंटर्स थे, 3 इटालियन आर्टिस्ट थे, जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची, आपने नाम सुना होगा इनका। दूसरे माइकल एंजेलो और तीसरे राफेल। दोस्तों माइकल एंजेलो ये एक आर्टिस्ट थे, इनका नाम टी.एस. एलियट ने अपनी पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में भी लिया है। और इस साल जून 2019 नेट के पेपर में ये सवाल था कि किस पेंटर का नाम लिया गया है। तो इस एज के ये 3 जरूरी इटालियन पेंटर्स हैं तीनों। और दोस्तों इस वक्त रेनेसां के इतने पॉपुलर होने का कारण ये भी था कि इस वक्त पेपर और प्रिंटिंग आर्ट भी आ चुके थे, उन्होंने भी कमाल कर दिया था। किताबें खूब छपने लगी, लोग सस्ते में किताबों को पढ़ने लगे और समझदार होने लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इटालियन राइटर जैसे पेट्रार्क, इनकी एक कमी भी थी। क्या कमी थी कि अब आप ये सोचोगे कि सबसे पहले अगर रेनेसां इटली में आया तो इटालियन लैंग्वेज, तो इटालियन लैंग्वेज को सबसे आगे होना चाहिए। तो दोस्तों नहीं, पेट्रार्क जैसे राइटर्स क्या समझते थे, इटालियन लैंग्वेज को समझते नहीं थे, वो समझते थे लैटिन लैंग्वेज को। लैटिन लैंग्वेज उस वक्त बहुत बड़ी लैंग्वेज मानी जाती थी दोस्तों। तो इटालियन लैंग्वेज पर फोकस नहीं किया पेट्रार्क ने, बजाय इसके उन्होंने लैटिन लैंग्वेज पर फोकस किया, अपने वर्क्स को लैटिन लैंग्वेज में लिखा। पेट्रार्क चाहते तो इटालियन लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, लेकिन वो बहुत हीन समझते थे इस लैंग्वेज को। अब इटली में जब रेनेसां आया तो इसके बाद में ये फ्रांस में गया और पूरे वेस्टर्न और नॉर्दर्न यूरोप में फैल गया, यानी कि इंग्लैंड जैसे देशों में। बाद में इंग्लैंड में तो बहुत बाद में आया था, पहले इटली में आया, फ्रांस में आया और भी दूसरे देशों में आया, फिर इंग्लैंड में आया। लेकिन जब इंग्लैंड में आया तो उस वक्त इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेस्टी राज कर रही थी, यानी कि उस वक्त हेनरी 8 राजा थे और उन्हीं के राज में, उन्हीं के काल में एक बंदे थे सर थॉमस मोर। दोस्तों ये नाम याद रखना था, सर थॉमस मोर। बहुत से व्यूअर्स ने इनका नाम सुन रखा होगा। सर थॉमस मोर ने अपनी बुक लिखी थी यूटोपिया। तो इनका इंग्लिश रेनेसां में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इंग्लिश रेनेसां सबसे ज्यादा फला फूला
एलिजाबेथ फर्स्ट के काल में। दोस्तों हेनरी VIII की बेटी थी एलिजाबेथ फर्स्ट। उनके टाइम पर आर्ट लिटरेचर बहुत फला फूला, स्पेशली लिटरेचर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश रेनेसां में इटालियन रेनेसां की तरह नहीं बल्कि लिटरेचर पर ज्यादा फोकस किया गया। इंग्लिश रेनेसां के अंदर लिटरेचर पर ज्यादा फोकस किया गया दूसरे आर्ट्स के मुकाबले। अब क्यों एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पर ही लिटरेचर इतना फला फूला? तो दोस्तों 1558 में जब इंग्लैंड की क्वीन बनी एलिजाबेथ फर्स्ट, तो उन्हीं के साथ इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स वापस आ गए थे। तो इस वक्त स्पेन इंग्लैंड का दुश्मन बन गया। क्वीन एलिजाबेथ की गद्दी पर बैठने से पहले स्पेन की अच्छी खासी दोस्ती थी इंग्लैंड से, लेकिन आने वाले कुछ सालों में यानी कि 1588 में स्पेन का राजा था फिलिप II। उसने स्पेनिश जहाजों का एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया, इकट्ठा किया इंग्लैंड पर हमला करने के लिए, और उस जहाज के बेड़े को बोला जाता है स्पेनिश आर्माडा। वो हमला करने आ रहे थे इंग्लैंड पर, और इस वक्त इंग्लैंड की क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ। स्पेन से लड़ना बहुत बड़ी बात थी इस वक्त, क्योंकि स्पेन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर था। तो बड़े ताज्जुब की बात थी कि उस वक्त एलिजाबेथ के शासन में स्पेन को इंग्लैंड ने हरा दिया। कैसे हरा दिया? अपने जलते हुए फायर शिप से, यानी कि अपने जहाजों में आग लगा दी। ये टेक्निक अपनाकर इंग्लैंड ने स्पेनिश नेवी को हरा दिया, और इसी के साथ इंग्लैंड को अपनी नेवी की पावर का पता चला। तो इसी के साथ इंग्लैंड की नेवी की पावरफुल जर्नी की शुरुआत हुई और कॉलोनाइजेशन की भी। क्वीन एलिजाबेथ अपने शासन में शांति चाहती थी, और वो शांति आई भी, तभी आर्ट वहां पर इंग्लैंड में फला फूला। उस वक्त दोस्तों जब इन्होंने इंग्लैंड ने स्पेन को हराया था, बहुत तेज तेज हवाएं भी चल रही थी, तो उसी हवाओं की वजह से भी स्पेन हार गया। तो अंग्रेजों ने ऐसा कहकर जीत मनाई, अपनी जश्न मनाया कि भगवान ने हवा चलाकर हमारी मदद की है। इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड में शांति आई, लिटरेचर में ग्रोथ हुई। ये एज गोल्डन एज बन गई लिटरेचर की। स्पेन से लड़ाई होने के बाद में ही लिटरेचर में ग्रोथ हुई, और इस वक्त लिखने में सबसे बड़े बड़े लिटरेचर में क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन, जॉन डन, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और इसी टाइम पर दोस्तों जैकोबियन एज के अंदर बाइबल को भी ट्रांसलेट किया गया, और इसके बाद यूरोप जगह जगह पर जाकर नए नए कल्चर्स को ढूंढने लगा, कॉलोनीज बनाने लगा। दोस्तों रेनेसां के बाद में ही ये सब कुछ हुआ। दोस्तों जॉन मिल्टन का टाइम स्पेन था 1608 से 1674 तक, यानी ये जैकोबियन एज में पैदा हुए थे। इनकी लाइफ टाइम में इन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देखी, जैसे कि इंग्लैंड में सिविल वॉर, और ये एक प्यूरिटन पार्ट थे। बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, सबकी नॉलेज थी इनमें। तो इन सारी लैंग्वेजेस में इन्होंने लिखा था, तो ये इंटरनेशनली भी फेमस हो गए। अब लैटिन लैंग्वेज से बहुत सारे वर्ड्स इन्होंने कॉइन आउट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में। विलियम हैली जो कि एक इंग्लिश राइटर थे, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट ऑथर बोला है मिल्टन को। बाकी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे राइटर्स इनको ग्रेट मानते थे, जैसे विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस हार्डी, जॉर्ज एलियट। इनके टाइम पर इंग्लैंड में बहुत सारे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल चेंजेस आए, तो मिल्टन ने अपने करियर की शुरुआत की थी पैम्पलेट्स के साथ में। पैम्पलेट्स को पब्लिश करवाते थे। 1608 में ब्रैड स्ट्रीट नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ। इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था, क्योंकि एक म्यूजिक कंपोजर थे। उनसे इनको उनका नाम तो मिला ही, लेकिन ये टैलेंट भी मिल गया म्यूजिक कंपोज करने का। तो हेनरी लाउस जो कि एक म्यूजिक कंपोजर थे खुद भी, वो मिल्टन की टैलेंट की तारीफ करते थे। इनकी शुरुआती एजुकेशन प्राइवेटली हुई थी, फिर उसके बाद में इन्होंने सेंट पॉल्स स्कूल ज्वाइन कर लिया, वहां लैटिन और ग्रीक पढ़ना शुरू किया, और इन लैंग्वेजेस ने मिल्टन पर अपनी बहुत छाप छोड़ी। सिर्फ 15 साल की एज में 2 रिलीजियस सॉन्ग्स मिल्टन ने लिख डाले, 2 भजन लिख डाले। लेकिन इनके कंटेम्पररी थे जॉन ऑब्री। उन्होंने अपने एक वर्क था उनका ब्रीफ लाइव्स, उन्होंने अपने इस वर्क के अंदर लिखा है कि मिल्टन को कॉलेज में एक निकनेम से बुलाया जाता था, जैसे लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। ये निकनेम दिया था शायद मिल्टन के बालों को लेकर, क्योंकि मिल्टन बाल लंबे लंबे रखते थे अपने। तो 1629 में वहां से ग्रेजुएशन की, बीए की डिग्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। तो उस वक्त 24 ऑनरेबल स्टूडेंट्स में मिल्टन का चौथा नंबर था। उनके छोटे भाई भी बोलते थे एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस थे, अपनी पढ़ाई को लेकर के। मिल्टन को एंग्लिकन प्रीस्ट बनना था। तो उसके बाद में 1632 में उन्होंने एमए की डिग्री ऑब्टेन की, और कहा जाता है कि पहले ही साल अपने टीचर से झगड़ा होने की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो उस वक्त ये घर में थे, उस वक्त इन्होंने अपनी फर्स्ट लैटिन एलिजी लिखी थी, जिसका नाम था एलिजिया प्रीमा, अपने किसी फ्रेंड चार्ल्स डियोलाटी के लिए। उस वक्त प्लेग भी फैला था, तो हो सकता है उस वजह से मिल्टन घर में रहे हों। कैम्ब्रिज में मिल्टन के अच्छे दोस्त थे एडवर्ड किंग, जिनकी डेथ पर मिल्टन ने लेसिडस लिखी थी, जो मैंने कुछ ही दिनों पहले कवर किया है, और रॉजर विलियम्स से भी दोस्ती थी। मिल्टन अपनी पोएटिक स्किल्स को डेवलप कर रहे थे। उस वक्त ये कॉलेज में अकेले पढ़ जाते थे। एक बार अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ अपने फेलो स्टूडेंट्स की कॉमेडी को परफॉर्म करते हुए देख रहे थे, तो मिल्टन ने ऑब्जर्व किया कि ये लोग सोच रहे हैं, उस वक्त जब उनके फेलो स्टूडेंट्स कॉमेडी को परफॉर्म कर रहे थे, तो मिल्टन ने ऑब्जर्व किया कि ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग जेंटलमैन लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये सारे के सारे फूल्स लग रहे हैं। तो कॉलेज का एनवायरनमेंट पसंद नहीं था मिल्टन को। 1632 में इन्होंने एमए की डिग्री लेने के बाद में हैमरस्मिथ गए अपने फादर के नए घर। तो वहां पर इन्होंने फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल लिटरेचर बहुत कुछ पढ़ा अपने पॉलिटिकल करियर को तैयार करने के लिए। इससे इनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, स्टडीज बताती है कि मिल्टन को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंग्लिश पार्ट माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ सालों में खुद की प्राइवेट स्टडी के बाद लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, इन सब लैंग्वेजेस पर अपनी कमांड पाली थी, और लिखना भी शुरू कर दिया था, जैसे आर्केड्स और कॉमर्स, और फिर लेसिडस, जो कि इन सबको इन्होंने अपनी पोएट्री की नोटबुक में रखा था। और इसको बोला जाता है दोस्तों ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि अभी ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में रखी हुई है, तो इसको ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। अब 1630 में मिल्टन गए फ्रांस और इटली टूर पर। इन्होंने ट्रैवल भी बहुत किया था, 1 साल के लिए गए थे। वहां इन्होंने रोमन कैथोलिसिज्म को, जो ट्रेडिशन था उसको देखा। फिर फ्रांस में बहुत सारे लोगों से मिलकर इटली जाकर एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो से मिले। फिर फ्लोरेंस से ये गए रोम में, फिर वहां पर जियोवानी साल्ज़ेरी ने मिल्टन की तारीफ की। फिर ये नेपल्स गए, इसके बाद इनका सिसिली और ग्रीस जाने का भी प्लान था, लेकिन ये इंग्लैंड लौट कर आ गए। उस वक्त इन्होंने दोस्तों अपना एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल वर्क लिखा था, जिसका नाम था डिफेंसियो सेकंडा। उस वक्त इनको अपने रिलीजन की वजह से प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी थी। उस टाइम पर इन्होंने बहुत सारा ट्रैवल किया। फिर 1639 में ये इंग्लैंड लौट कर आए। इनके वापस इंग्लैंड में आने पर यहाँ पर बिशप्स वॉर चल रही थी, तो मिल्टन ने अपने प्रोज लिखना शुरू कर दिए। प्यूरिटन्स और पार्लियामेंट को सपोर्ट किया। ये हाई चर्च पार्टी, चर्च ऑफ इंग्लैंड को अटैक करते रहते थे। इनके फादर ने इनके लिए ठीक ठाक छोड़ा था, लेकिन फिर भी एक प्राइवेट स्कूल मास्टर बन गए। तो इन्होंने उस वक्त ऑफ एजुकेशन नाम का वर्क लिखा था 1644 में, एजुकेशन में रिफॉर्म्स के लिए। उस वक्त दोस्तों 1642 में मिल्टन की एज लगभग 35 रही होगी। तब ये फॉरेस्ट हिल ऑक्सफोर्डशायर नाम की जगह पर गए, और एक 16 साल की लड़की मैरी पॉवेल से शादी कर ली इन्होंने। 16 या 17 साल की एज थी उनकी, लेकिन एज डिफरेंस, वो 1 महीने बाद ही अपनी फैमिली के पास वापस चली गई, और 3 साल तक लौट कर नहीं आए सिविल वॉर के चलते। उस वक्त मिल्टन ने अपने पैम्पलेट्स लिखे डिवोर्स को आर्ग्यू करने के लिए। क्या होता है, सिविल वॉर में पार्लियामेंट की जीत होती है, तो मिल्टन उस वक्त रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करते हैं। तो एक वर्क लिखा था टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स 1649 में इन्होंने। उस वक्त इनकी पॉलिटिकल रेपुटेशन भी बढ़ रही थी, तो बढ़ती हुई पॉलिटिकल रेपुटेशन के चलते को सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टर्न्स बना दिया गया। सिविल जॉब्स में भी आ गए थे मिल्टन। तो मिल्टन ने चार्ल्स फर्स्ट की पावरफुल इमेज को तोड़ने की कोशिशें की इकोनिक कलर्स में। तो मिल्टन को ऑर्डर मिलते रहते थे कि वो लिखते जाएं डिफेंस में, तो बहुत सारे डिफेंस उन्होंने लिखे। 1652 में फर्स्ट डिफेंस इन्होंने लिखा था, 1654 में सेकंड डिफेंस, और सेकंड डिफेंस में इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल की बहुत तारीफ की। लेकिन उस वक्त मिल्टन पर बहुत सारे पर्सनल अटैक्स हुए,
अब इस वक्त तक इनकी आंखों की रोशनी जा रही थी, तो इनकी ज्यादातर वर्क्स, इनके डिप्यूटीज वगैरह जैसे पार्ट हेनरी मार्वेल इन्होंने लिखे। 1652 तक ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। तो उस वक्त दोस्तों इन्होंने अपनी पोएम व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट को लिखा था। तो इसके बाद में एक एडिटर और बिशप थे, इसकी फर्स्ट लाइन को पहले माना जाता था। तो एक एडिटर थे जॉन न्यूटन नाम से, उन्होंने इस पोएम का टाइटल दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन न्यूटन, नोट कर लो, जरूरी पॉइंट है। अब इसके बाद में कुछ सालों बाद 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की हो जाती है डेथ। पॉलिटिक्स में, मिलिट्री में लड़ाइयां होने लगी। फिर इसके बाद होता है रेस्टोरेशन, लेकिन मिल्टन अभी भी कॉमनवेल्थ को सपोर्ट कर रहे थे। 1659 में ट्रीटिस ऑफ सिविल पावर को उन्होंने पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने स्टेट डोमिनेटेड चर्च पर अटैक किया। अब 1660 में रेस्टोरेशन हुआ, तो मिल्टन को अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ा। एक वारंट इशू हुआ था कि मिल्टन को अरेस्ट किया जाए और पहले उसकी राइटिंग्स को जलाया जाए, लेकिन फिर जनरल पार्डन इशू हुआ और उसके बाद मिल्टन निकलकर सामने आए। उस वक्त मिल्टन को जेल भी हुई थी, लेकिन उसके बाद में मिल्टन जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को कंपोज किया। अब दोस्तों अपने लाइफ टाइम में मिल्टन ने 3 शादियां की थी। तीसरी शादी की थी 1663 में और बाकी के साल ये चुपचाप लंदन में रहे। फिर नवंबर 1674 में किडनी फेलियर से इनकी डेथ हो गई। एक बायोग्राफर के हिसाब से इनके फ्यूनरल को अटेंड करने सिर्फ इनके पढ़े लिखे ग्रेट फ्रेंड्स आए थे लंदन वाले, क्योंकि मिल्टन ने अपनी लाइफ में वल्गर लोगों से यारी बनाई नहीं थी। इनकी तीनों वाइफ की बात की जाए, इनकी फैमिली की बात की जाए, तो इनकी फैमिली में इनकी फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, जिनसे इनको 4 बच्चे थे। दूसरी वाइफ थी कैथरीन, जिससे इनकी शादी हुई थी 1656 में। 2 साल बाद एक बेटी को जन्म देते हुए वो गुजर गई, दूसरी वाइफ भी गुजर गई। फिर थर्ड वाइफ से 1663 में इनकी शादी हुई, एलिजाबेथ नाम था उसका। अब तीसरी शादी के बाद में मिल्टन और उनकी वाइफ के बीच में 31 साल का एज गैप होने के बावजूद ये मैरिज सक्सेसफुल थी। अब मिल्टन की पोएट्री की बात करें तो सबसे अर्लीस्ट वर्क इनका था ऑन शेक्सपियर 1630 में, फिर कॉमर्स 1637, लिसिडस 1638, पैराडाइज लॉस्ट तो इन्होंने 1667 में पब्लिश करवाई थी, बहुत बाद में। इस पोएम को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था मिल्टन ने और ये एक एपिक पोएम मानी जाती है। जब इसको मिल्टन ने लिखा था तब वो ब्लाइंड हो गए थे, तो 1667 में मिल्टन ने इस पोएम की पब्लिकेशन राइट्स को एक पब्लिशर को भेज दिया। उस पब्लिशर का नाम था सैमुअल सिमंस। पैराडाइज लॉस्ट जैसे ही पब्लिश हुई थी बड़े फेमस हो गए, क्योंकि इन्होंने एक एपिक पोएम लिख डाली थी, तो इनको इस वर्क के साथ में इंग्लिश के बड़े पार्ट्स के साथ गिना जाने लगा, जैसे शेक्सपियर। पैराडाइज लॉस्ट की सक्सेस के बाद में इन्होंने इसका एक सीक्वल भी लिखा था, पैराडाइज रीगेन्ड नाम का। वो सीक्वल पब्लिश हुआ था 1671 में एक ट्रेजेडी सैमसन एग्नेस के साथ में। जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को एज अ पार्ट ऑफ द सबलाइम डिस्क्राइब किया। विलियम ब्लेक भी मिल्टन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने मिल्टन पर एक वर्क लिखा है, मिल्टन अ पोएम इन 2 बुक्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी एक सोनेट लिखी है मिल्टन को एड्रेस करते हुए, लंदन 1802, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। कीट्स ने भी लिखा है, मिल्टोनिक वर्ड्स कैन नॉट बी रिटन बट इन एन आर्टफुल और रेदर आर्टिस्ट ह्यूमर। तो पैराडाइज लॉस्ट को एक ब्यूटीफुल वर्क मानते थे। विक्टोरियन एज में भी जॉर्ज इलियट पर आप इनका इन्फ्लुएंस देख सकते हो, थॉमस हार्डी पर देख सकते हो। दोस्तों मेटाफिजिकल एक टर्म है जो कुछ इंग्लिश पार्ट्स के लिए यूज की गई है। इन इंग्लिश पार्ट्स में पार्ट्स के नाम है जॉन डन, सबसे पहले जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉन, रिचर्ड क्रैशो, अब्राहम काउली और थॉमस ट्रायन, जॉन क्लीवलैंड, रिचर्ड ली और एडवर्ड बैनलॉस, इन सबको कहा जाता है मेटाफिजिकल पार्ट्स। अब क्यों इनको मेटाफिजिकल पार्ट्स कहा जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन दोस्तों ये याद रखो कि इनमें से जॉन डन सबसे बड़े मेटाफिजिकल पार्ट है। इन सब ने जॉन डन को फॉलो किया था। जॉन डन के आने से पहले इंग्लिश लिटरेचर में एडमंड स्पेंसर की स्टाइल को फॉलो किया जाता था। अभी इन सभी के नाम नोट कर लो, इसके बाद में मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा। ये सारे मेटाफिजिकल पार्ट्स हैं कि ये मेटाफिजिकल की हिस्ट्री क्या है 18th सेंचुरी के, यानी कि इन पार्ट्स के बाद के एक बहुत बड़े राइटर आए, एक पोएट आए, क्रिटिक आए, जिनका नाम था सैमुअल जॉनसन। तो उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा वर्क लिखा था, उस वर्क का नाम है लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। दोस्तों ये वर्क का नाम याद रखना, ये एक बुक थी जिसे लेट 18th सेंचुरी में लिखा गया था। सैमुअल जॉनसन ने इसको लिखा था, जिसमें उन्होंने 52 पार्ट्स की 52 पार्ट्स को शामिल किया था, उनकी बायोग्राफीज बताई थी, शॉर्ट बायोग्राफीज बताई थी सबकी 52 पार्ट्स की। और उन 52 पार्ट्स की बायोग्राफी के अंदर इन मेटाफिजिकल पार्ट्स के लिए भी सैमुअल जॉनसन ने कुछ कहा है। दरअसल ये अब्राहम काउली जो थे, इनका नाम देख लो, अब्राहम काउली, ये जो थे सैमुअल जॉनसन, इनकी लाइफ को, इनकी बायोग्राफी को जब बताने लगे, तब इनका जब चैप्टर आया तो उन्होंने मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया था। तो अब्राहम काउली वाले चैप्टर के अंदर मेटाफिजिकल वर्ड सामने आया। इन्होंने देखा, सैमुअल जॉनसन ने देखा कि 17th सेंचुरी के ये सारे पार्ट्स अपने वर्क्स को, कोई अपने वर्क्स के अंदर ऐसी बातें करते हैं चालाकी से जो मैट्रिकली अगर हम देखें तो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है। और ये सारे के सारे पार्ट्स अपने पोएट्री में दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हम लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने विट है हमारे पास। खासकर इन पार्ट्स की पोएट्री में जो बातें होती थी वो होती थी बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि इस फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल परे, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, जैसे लव, रिलीजन, मोरालिटी। और ये अपने वर्क्स के अंदर सिमिलीज और मेटाफर्स का कुछ ज्यादा ही यूज करते थे। दोस्तों फ्रीक्वेंटली ये लोग कंपैरिजन करते थे। कंपैरिजन कैसे करते थे? दो डिफरेंट चीजों का, दो डिफरेंट चीजें ऐसी कि जिनमें कोई मेल ही ना हो, खुद का या फिर किसी भी चीज का कंपैरिजन अनएक्सपेक्टेड चीजों से करते थे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक जॉन डन की पोएम है फ्ली। तो ये फ्ली जो है एक टाइप का कीड़ा होता है जो खून पीता है, ठीक है। तो इस पोएम में जॉन डन अपने बिलवड से बोलते हैं कि ये फ्ली तुम्हारा खून पीता है और मेरा भी खून पीता है, तो हम दोनों का खून इसके अंदर मिक्स हो गया है। और अगर हम लोगों का खून इस फ्ली के अंदर मिक्स हो गया है, अगर मिक्स हो गया है, तो हमने इस तरह से बिना शादीशुदा हुए भी सेक्स कर लिया है। ये कहने का मतलब है जॉन डन का। तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजों का कंपैरिजन की जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इस कंपैरिजन को ध्यान रखना दोस्तों, क्या बोलते हैं? कंसीट। मेटाफिजिकल पार्ट्स अपनी पोएट्री में यूज करते थे कंसीट का, याद रखना इस चीज को। अगर अभी भी कंसीट का मतलब समझ में नहीं आया तो जॉन डन की और भी दूसरी पोएम्स है, कैनोनाइजेशन, द सनराइजिंग और डेथ बी नॉट प्राउड, वो पोएम्स देखकर आपको पता चल जाएगा। तो सैमुअल जॉनसन ने देखा कि ये कोई एक पार्ट नहीं है जो कंसीट का यूज कर रहा है, ये तो बहुत सारे हैं। तो उन्होंने इन सबको बोला मेटाफिजिकल पार्ट, जो मेटाफिजिकल बातें करते हैं। इनका ग्रुप बना दिया, एक स्कूल बना दिया, स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पार्ट। दोस्तों यहाँ पर इस वर्ड का मतलब भी समझ लो, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, यानी कि परे, और फिजिकल का मतलब द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, इस फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल परे जो पार्ट सोचता है उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पार्ट। दोस्तों सैमुअल जॉनसन से पहले जॉन ड्राइडन ने भी इन पार्ट्स के टैलेंट को देख लिया था और 20th सेंचुरी में जाकर टीएस एलियट, याद रखना टीएस एलियट आए और उन्होंने मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री की इंपॉर्टेंस को बताया। इनको मेटाफिजिकल पार्ट्स की जो स्कूल ऑफ पोएट्री थी इसकी इंपॉर्टेंस को बताया और वो खुद अपने वर्क्स में इनके इस मेथड को शामिल करते थे। और टीएस एलियट ने तो इन मेटाफिजिकल पार्ट्स के ऊपर एक ऐसे भी लिखा है और उनके लिए टीएस एलियट कहते थे कि इन पार्ट्स ने हर टाइप के एक्सपीरियंस को टेस्ट किया था। अब इन सब मेटाफिजिकल पार्ट्स में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट थे जॉन डन। जॉन डन को मोनार्क ऑफ विट कहा जाता था, यानी कि समझदारी का राजा या समझदारी का सम्राट। इनके शुरुआती कलेक्शंस थे सटायर्स और सॉन्ग्स ऑफ सोनेट्स और होली सोनेट्स। दोस्तों इन्होंने इनके वर्क्स को मैं आपको बता दूं बहुत बाद में पब्लिश करवाया गया था, इनकी डेथ के बाद में पब्लिश करवाया गया था। कुछ वर्क्स को इन्होंने पब्लिश होते हुए देख लिया था, कुछ वर्क्स को पब्लिश होते देख लिया था, लेकिन एंड्रयू मार्वेल और जॉर्ज हर्बर्ट ने तो अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा था अपने कलेक्शंस को पब्लिश होते हुए। जॉन डन खुद भी नहीं चाहते थे अपने वर्क्स को पब्लिश करवाना, क्योंकि वो मानते थे कि पार्ट को कभी भी पैसों के लिए नहीं लिखना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनकी एज क्या थी, ये कौन सी एज के पार्ट से। जब एलिजाबेथन एज खत्म हो गई फिर उसके बाद में जैकोबियन एज आई। दोस्तों इनमें ये जॉन डन तो एलिजाबेथन एज में भी थे और जैकोबियन एज में भी थे, लेकिन इनके वर्क्स बहुत बाद में पब्लिश हुए थे 1633 में। तो ये लेट रेनेसां के पार्ट कहलाएंगे, यानी खत्म होते रेनेसां के पार्ट, एलिजाबेथन एज के बाद के पार्ट्स। और दोस्तों जॉन डन इस टाइम के फर्स्ट ग्रेट एंग्लियन प्रीचर थे। इनसे पहले सारे पार्ट्स एडमंड स्पेंसर को फॉलो करते थे, मैंने आपको बताया। इनके आने के बाद में इनके भी फॉलोअर्स बन गए, ये सारे के सारे पार्ट्स जो थे ये इनके फॉलोअर थे। 1601 में इन्होंने अपना वर्क लिखा था ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। दोस्तों
इसको कपलेट की फॉर्म में इन्होंने लिखा था और इसी कपलेट की फॉर्म को आगे चलकर जॉन ड्राइडर और अलेक्जेंडर पोप ने यूज किया था, है ना। जॉन डन क्लियरली अपनी पोएट्री में दिखाते थे कि वो अपने आसपास के माहौल से, इस वर्ल्ड से सेटिस्फाई नहीं है और ये अपने कंटेम्पररीज की तरह कभी भी स्मूथ और इजी पैटर्न को यूज करना पसंद नहीं करते थे। एलिजाबेथन पार्ट्स की पोएट्री से बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे जॉन डन। इनकी पोएट्री आप थोड़ी सी देखोगे डिफरेंट टाइप की थी, तभी इनके फॉलोअर्स बन गए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पार्ट्स पर आप जॉन डन का इन्फ्लुएंस देख सकते हो। और क्लियरली अगर मैं मेटाफिजिकल पोएट्री को समझाऊं तो दोस्तों मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गौर से सुनना, मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर्स साइंस के पास नहीं होते। यानी क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि क्या भगवान है, भगवान एग्जिस्ट करता है कि नहीं, दिमाग के सोचने की लिमिट क्या है, क्या जो भी होता है वो पहले से तय है, अगर हाँ तो मतलब हम अपनी मर्जी से कोई काम कर ही नहीं सकते, या फिर क्या जो भी हम देखते हैं वही सच है, अगर नहीं तो क्या फर्क है रियलिटी और परसेप्शन में। ऐसे सवाल पूछे जाते थे जिनका आंसर साइंस के पास नहीं होता था। जॉन डन का बर्थ हुआ था 1572 में एक रोमन कैथोलिक फैमिली में और उस वक्त की रोमन कैथोलिक रिलीजन जो था उसको फॉलो करना इलीगल था इंग्लैंड में। तो जॉन डन के फादर का नाम भी जॉन डन ही था, वो एक मर्चेंट थे। जब जॉन डन 4 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई। इनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ हेवुड, तो उन पर सारी जिम्मेदारी आ गई कि वो अकेले बच्चों को बड़ा करें, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अभी एलिजाबेथ हेवुड, तो ये नाम सुना लगता है, मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो में जॉन हेवुड का नाम लिया था जो कि एक प्लेराइट थे इंग्लैंड में, इंटरल्यूड्स लिखा करते थे। तो जॉन हेवुड की बेटी थी एलिजाबेथ हेवुड। सर थॉमस मोर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने यूटोपिया को लिखा था, तो उनके भी कनेक्शन थे जॉन डन की मदर से। तो जॉन डन खुद एक लिटरेरी फैमिली में से थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से जॉन डन ने एजुकेशन ली, लेकिन इनके इसी कैथोलिसिज्म की वजह से इनको दोनों इंस्टीट्यूशंस ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों से डिग्री नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि रोमन कैथोलिक कोई होता था तो उसको ग्रेजुएट नहीं होने दिया जाए, बल्कि यहाँ पर एक सिस्टम था उस टाइम पर, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर, कि ग्रेजुएट होने के लिए ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को लेना जरूरी था। इस ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को लेने से जॉन डन ने मना कर दिया, जिसकी वजह से उनको डिग्री नहीं मिली। अब दोस्तों ये ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेने का सिस्टम इंग्लैंड में किंग हेनरी VIII ने शुरू किया था, जिससे ये माना जाता था कि ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट इंग्लैंड में राजा या रानी जो भी है उसको चर्च ऑफ इंग्लैंड का सुप्रीम गवर्नर मानते हैं। ग्रेजुएट होने के टाइम पर ये ओथ ऑफ सुप्रीमेसी उनसे दिलवाई जाती थी, लेकिन फिर मैरी फर्स्ट जब गद्दी पर आई तो उसने ये सिस्टम हटा दिया। फिर एलिजाबेथ फर्स्ट आई, उन्होंने ये सिस्टम वापस लगा दिया। तो हमारे जॉन डन ने मना कर दिया ओथ देने से, तो उनको डिग्री नहीं मिली। तो एजुकेशन खत्म होने के बाद में जॉन डन ने अपना ज्यादातर टाइम ट्रैवलिंग और लिटरेचर में गुजारा। वो इटली और स्पेन वगैरह घूमने गए थे, पता नहीं और कहां घूमे, शायद यूरोप से बाहर गए थे। 25 की एज आते आते अपने डिप्लोमेटिक करियर के लिए तैयार हो गए थे। फिर आने वाले कुछ 2-4 सालों में इनको प्यार हो गया एन मोर से और तब उनसे शादी हुई इनकी। सीक्रेटली उनसे इन्होंने शादी कर दी 1601 में, बिना किसी को बताए। लेकिन एन मोर के फादर थे जॉर्ज मोर, उन्होंने इस शादी को माना नहीं, वो खिलाफ थे शादी के। और दोस्तों इस शादी ने जॉन डन के बनते हुए करियर को बिगाड़ दिया और इनको फ्लीट प्रिजन में, मतलब एक जेल थी, उसमें जाना पड़ा। इनके साथ में चर्च के पादरी ने, प्रीस्ट ने, चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्ट ने, सैमुअल ब्रूक, जिन्होंने इनकी शादी करवाई थी, जो इनके विटनेस भी बने थे, उनको भी इनके साथ में जेल में जाना पड़ा। लेकिन डन थोड़े टाइम में छूट गए और इनकी शादी को वैलिड कर दिया गया। लेकिन तब तक इनकी जॉब इनसे छूट गई थी, तो उस वक्त इन्होंने अपनी वाइफ से कहा था, अपने सरनेम का पन बना करके इन्होंने कहा था जॉन डन एंड डन अंडन। छूटने के बाद ये एक सिंपल सी लाइफ जीने लगे, एक छोटे से घर में। बहुत सारा गरीबी में अपना टाइम निकाला था इन्होंने, अपनी मैरिड लाइफ का टाइम बहुत सारा गरीबी में निकाला था। एक लॉयर बन गए थे लेकिन कुछ खास इनकम नहीं हो रही थी। और इनकी वाइफ एन मोर को हर साल बच्चे हो रहे थे। 16 साल में एन मोर ने दोस्तों 12 बच्चों को जन्म दिया। इनकी मैरिड लाइफ की 16 साल में 12 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 2-3 तो गुजर गए। जॉन डन ने दोस्तों इसी टाइम पर लिखना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अपने वर्क्स को पब्लिश नहीं कराया। एन मोर जब अपने 12वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो 15 अगस्त 1617 को उनकी डेथ हो गई। जॉन डन को अपनी वाइफ से बहुत प्यार था और दोस्तों उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि वो लाइफ में कभी दोबारा दूसरी शादी नहीं करेंगे। उनको अपनी वाइफ की डेथ का काफी दुख था और ये दुख आप उनकी 17th होली सोनेट में देख सकते हो। करियर की बात करें तो 1602 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, एमपी बन गए, लेकिन उसमें इनको कुछ खास मिला नहीं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो थे लेकिन अनपेड पोजीशन पर थे। फिर 1603 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हुई और डन ने अपने कुछ पैसे वाले फ्रेंड्स के लिए पोएम वगैरह लिखी। इसके बाद 1610 और 1611 में इन्होंने और भी वर्क्स लिखे अपने एनिवर्सरीज वगैरह। फिर 1615 में ये चर्च ऑफ इंग्लैंड में प्रीस्ट बन गए और सेम ईयर ये रॉयल चैपल बन गए और 1621 में ये डीन ऑफ सेंट पॉल बने। 31 मार्च 1631 में इनकी डेथ हो गई और इनको ओल्ड सेंट पॉल्स कैथेड्रल में बनाया गया और वहां पर इनका एक स्टैच्यू बनवाया गया। ग्रेट फायर ऑफ लंदन में दोस्तों इनका स्टैच्यू बचा था, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। अब मैं इनकी वर्क्स और कुछ करियर की बात करता हूं। जॉन डन की अर्लीस्ट पोएम्स इंग्लिश सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का क्रिटिसिज्म करती थी, जैसे लीगल सिस्टम हो गया और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स। और फिर ये अपने करियर की शुरुआत में इरोटिक पोएम्स बहुत लिखते थे, स्पेशली इनकी एलिजीज जो थी, जिसमें ये अपने अनकन्वेंशनल मेटाफर्स का यूज करते थे, कंसील्स वगैरह का। द फ्ली नाम की पोएम याद होगी आपको, कुछ दिन पहले पढ़ाई थी। दोस्तों जॉन डन ने इन पोएम्स को, ये इरोटिक पोएम्स को पब्लिश नहीं करवाया था, बस हाथों से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह की पढ़ी हुई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि डन की इलनेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फ्रेंड्स की डेथ वगैरह ये सब रीजन थे कि बाद में इनकी पोएम्स की टोन चेंज हुई। और यही चेंज आप उनके वर्क एंड एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड में देख सकते हो। और अपनी इसी बढ़ती हुई ग्लूमिनेस के चलते इन्होंने फिर अपने रिलीजियस वर्क्स को लिखना शुरू कर दिया और एंग्लियन चर्च में कन्वर्ट होने के बाद में ये सर्मन्स वगैरह देते थे और अपनी रिलीजियस पोएम्स को लिखते थे, जिस वजह से ये अपने सर्मन्स जो उपदेश वगैरह थे और रिलीजियस पोएम्स इनकी वजह से बड़े फेमस हो गए। और इनकी इलनेस के चलते जब डेथ इनके पास आने लगी तो ये डेथ को चैलेंज करने लगे अपने वर्क्स के जरिए, जैसे डेथ बी नॉट प्राउड नाम की पोएम है, उसमें आप देख सकते हो। दोस्तों इनके वर्क्स को क्रिटिसाइज बहुत किया गया, स्पेशली इनकी मेटाफिजिकल फॉर्म की वजह से। 1781 में सैमुअल जॉनसन ने इनको मेटाफिजिकल पार्ट बोलकर और जॉन ड्राइडन ने इनके मेटाफिजिक्स पर कमेंट किया। जॉन डन मास्टर थे मेटाफिजिकल कंसीट के दोस्तों। कंसीट दो टाइप की होती है। पहला टाइप है पेट्रार्कल कंसीट, जिसमें क्या होता है, दो बहुत ही क्लोज ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया जाता है, जैसे लव और रोज। तो ये क्लोजनेस का कंपैरिजन तो समझ में आता है, पेट्रार्कल कंसीट है ये। लेकिन मेटाफिजिकल कंसीट ये दूसरे टाइप का कंसीट होता है, इसके मास्टर थे जॉन डन। इसमें क्या होता है, इस टाइप के कंसीट में दो अलग-अलग कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और इसी वजह से न्यू क्लासिकल पार्ट्स ने डन की कंसीट्स के लिए कहा था कि इनकी कंसीट्स अब्यूज ऑफ मेटाफर्स हैं। दोस्तों इनकी वाइफ की डेथ से पहले इनकी पार्टी का सब्जेक्ट होता था लव और सेक्स, लेकिन वाइफ की डेथ के बाद में इनकी पार्टी का सब्जेक्ट हो गया डेथ और रिलीजन। जॉन डन मीटर के साथ खेलते थे, तो बेन जॉनसन की याद पसंद नहीं थी, तो इन्होंने जॉन डन के लिए कहा था, डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व हैंगिंग। इनकी डेथ के बाद में लॉर्ड हर्बर्ट ने इनकी डेथ के लिए एक एलिजी लिखी थी, एलिजी फॉर डॉक्टर डन। इनका लिटरेरी करियर दोस्तों 40 साल का था। 1631 में इनकी डेथ के बाद में 1633 में इनके वर्क्स को पब्लिश करवाया गया। इनकी एक बहुत ही फेमस फ्रेज है दोस्तों, दो फ्रेज है एक्चुअली। पहली फ्रेज है नो मैन इज विलन, इसका मतलब है नो मैन इज आइलैंड या फिर सेल्फ सफिशिएंट। नो मैन इज सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी आदमी अपने आप में पूरा नहीं है, किसी ना किसी दूसरे आदमी की उसको जरूरत पड़ती है, तो कोई भी आदमी अपने आप में पूरा नहीं है। एक अमेरिकन राइटर थे थॉमस मार्टन, उन्होंने अपनी बुक का टाइटल इसी फ्रेज से लिया है, नो मैन इज एन आइलैंड, ये उनकी बुक का टाइटल है। और एक और फ्रेज है यहाँ पर जॉन डन की जो बहुत ही फेमस है, उनकी वर्क मेडिटेशन 17 से रूम द बैड टूल्स। ये जो फ्रेज है इसको टाइटल बनाया है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपनी नोवेल का। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा रेस्टोरेशन एज। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, उसके अंदर डिटेल से मैं बता चुका हूं कि रेस्टोरेशन एज क्या थी और इसके अंदर क्या क्या हुआ था, कौन से राइटर्स थे, सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। चलिए मैं आपको बताता हूं कि रेस्टोरेशन एज कहां से शुरू होती है। देखिए इंग्लैंड में सिविल वॉर्स जब हुए थे ना, कहा जाता है कि 1642 से 1651 तक इंग्लैंड में सिविल वॉर चले थे, लगभग 10-11 सालों का पीरियड था, उसके अंदर सिविल वॉर्स हुए थे। इसको ग्रेट रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट रिबेलियन। और ये लड़ाई किनके बीच में हुई थी? पार्लियामेंट के बीच में हुई थी। और जो रॉयलिस्ट जो थे, जो चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड को सपोर्ट करते थे, जो इंग्लैंड के राजा थे, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, उनको सपोर्ट करने वाले और दूसरे पार्लियामेंटेरियंस जो पार्लियामेंट में प्यूरिटन्स जिनको कहा जाता है, इन दोनों के बीच में लड़ाई। अब प्यूरिटन्स के लिए एक बहुत ही फेमस टर्म यूज की जाती है, राउंड हेड्स। आपसे पूछा जा सकता है कि इनको राउंड हेड्स क्यों कहा जाता है? जहां तक मैंने पढ़ा दोस्तों, ये अपने बालों को इस तरह से कटवाते थे, उसी के कारण इनके बालों की कटिंग को देखते हुए इनको कहा जाता था राउंड हेड्स, ठीक है। अब ये बात एक तरफ हो गई। 1649 में इंग्लैंड का राजा जो था वो था चार्ल्स फर्स्ट, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, मतलब बिहेड कर दिया था, उसकी गर्दन काट दी थी, उसकी बॉडी से अलग कर दी थी। फिर उसका बेटा जो था चार्ल्स सेकंड, वो 1651 में फ्रांस भाग गया या उसको फ्रांस भगा दिया गया और 1651 से 1660 तक इंग्लैंड में किसका राज था? प्यूरिटन्स का। ये प्यूरिटन एज कहलाती है दोस्तों, 1651 से 1660 तक। अब 1651 से लेकर 1660 तक ब्रिटेन बन गया कॉमनवेल्थ। क्या बन गया? कॉमनवेल्थ। और उस वक्त एक बहुत ही बड़ा नेता निकल के
अच्छा पीरियड शुरू हो गया। मतलब थिएटर वालों के लिए जो अभी तक प्यूरिटन एज में क्या हाल हुआ था थिएटर्स का, मैं आपको बताऊं। प्यूरिटन्स ने थिएटर्स की बहुत बुरी हालत कर दी थी दोस्तों। यहां तक कि जो थिएटर्स जो होते थे ना, उनके अंदर जो इंटीरियर था उसको डिसमेंटल कर दिया और थिएटर परफॉर्म करने वालों को बहुत बुरी नजरों से देखा जाता था। थिएटर्स पर एक तरह से बैन लगा दिया। थिएटर्स के लिए एक्टर्स की भी बड़ी बुरी हालत थी, जो एक्टिंग वगैरह करते थे प्राइवेटली चुप चुप कर, उनकी भी बड़ी बुरी हालत थी। उनको ऐसे काम करने वाले तो समझते नहीं थे, ऐसे समझते थे कि ये भांड है, घूमता रहता है, ऐसे एक्टिंग करता रहता है। एक फेमस थिएटर था दोस्तों, ग्लोब थिएटर, आपने नाम सुना होगा, शेक्सपियर से डायरेक्ट कनेक्शन था इस थिएटर का, उसको भी क्लोज कर दिया गया था, उसको भी बंद कर दिया गया था। और कमाल की बात क्या थी, ऐसा नहीं था कि थिएटर्स बंद हो गए थे, ऑफिशियली तो थिएटर्स बंद हो गए थे, लेकिन प्राइवेटली कहीं ना कहीं थिएटर्स चल रहे थे। ऐसे परफॉर्मर्स थे, ऐसे आर्टिस्ट थे जो अपने घरों के अंदर थिएटर बनाकर छोटे-मोटे प्लेस बनाकर परफॉर्म करवाते थे। भाई रोजी रोटी चलानी थी, अपना धंधा तो चलाना था, वो थोड़ी रोक सकते थे, चल रही थी चीजें। फिर साल 1660 एक ऐसा वक्त आया थिएटर वालों के लिए, थिएटर वालों की चांदी होगी, जब रेस्टोरेशन एज आई, यानी चार्ल्स सेकंड वापस आकर गद्दी पर बैठा। वो फ्रांस में काफी सारा आर्ट देख रहा था, खासकर थिएटर देख रहा था। वो चाहता था कि इंग्लैंड में भी वो सारी चीजें हैं जो फ्रांस के लिटरेचर के अंदर है। तो इसने आकर जब मोनार्की रिस्टोर की तो सबसे पहले सुधार किया, थिएटर को वापस से रीओपन करवाया और उसके अंदर नई-नई चीजें शामिल की। अब क्या नई चीजें थी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी तक थिएटर्स में पुराने राइटर्स जो थे, प्यूरिटन एज से पहले के एक दो राइटर्स थे, उनको खींचा जा रहा था, मतलब खींच के ड्रामा चल रहा था। तो इन्होंने रेस्टोरेशन एज में एक चीज पकड़ी दोस्तों, हेरोइक ट्रेजेडी। नाम नोट कर लेना, हेरोइक ट्रेजेडी। अब हेरोइक ट्रेजेडी किस टाइप की फॉर्म होती है, इसके अंदर हीरो कभी हारता नहीं है, तभी इसका नाम हेरोइक ट्रेजेडी है। इसके अंदर हीरो कभी हारता नहीं है। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं शेक्सपियर का। शेक्सपियर ने क्या किया, एक राजा है जिसकी तीन बेटियां हैं, दो बेटियों ने उसको धोखा दिया, तीसरी बेटी ने उसको संभाला, तीसरी बेटी एंड में जाकर मर जाती है ट्रेजेडी के अंदर और किंग लीयर राजपाट उससे छिन जाता है। एंड में वो रोता रहता है, ये एक ट्रेजेडी है। जैसे रोमियो जूलियट है, उसके अंदर रोमियो और जूलियट मर गए तो ट्रेजेडी हो गई। ये शेक्सपियर कहते हैं। लेकिन रेस्टोरेशन वाले अगर इसी ट्रेजेडी को लिखते तो कैसे लिखते? वो ऐसा लिखते हैं कि किंग लीयर एंड में अपना राज वापस पा लेता है, उसकी बेटी कॉर्डेलिया मरती नहीं है, क्योंकि हीरो इसके अंदर सुपर ह्यूमन क्वालिटी वाला होता है, उसको सुपर ह्यूमन पावर्स दी जाती है। उसके बाद सुपर ह्यूमन पावर्स होती है, वो कभी हारता नहीं, रोमियो जूलियट की भी हैप्पी एंडिंग करेंगे। तो इस टाइप से हेरोइक ट्रेजेडी को इन्होंने अपनाया कि इसके अंदर मेन कैरेक्टर के पास में, प्रोटैगनिस्ट के पास में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज होती है, ठीक है। अब बेसिकली शेक्सपियर के टाइम पर नॉर्मल कॉस्ट्यूम्स चलती थी, नॉर्मल थिएटर चलते थे, इवन लड़कियों के रोल भी लड़के कर लेते थे। आपको पता है शेक्सपियर के टाइम पे जो ड्रामा परफॉर्म होते थे उसके अंदर लड़कियों के रोल भी लड़के कर लेते थे। लड़कियों को इतनी आजादी नहीं थी कि वो आकर थिएटर में रोल कर सके। लेकिन रेस्टोरेशन एज के अंदर बड़े-बड़े ढोल, ट्रम्पेट, नगाड़े और बड़ी भड़काऊ सी कॉस्ट्यूम्स, क्रीपी माहौल बनाने के लिए पीछे से हू हू की आवाजें निकालते थे और फायरवर्क्स होता था अलग-अलग टाइप का। एक तरीके से थिएटर बिल्कुल बदल चुका था, बिल्कुल भड़काऊ टाइप का हो गया था। अब से पहले जो प्लॉट पर फोकस किया जाता था, अब दिखावे पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा। और दोस्तों एक फॉर्म पर ज्यादा जोर दिया गया इसके अंदर। वो फॉर्म क्या थी? कॉमेडी ऑफ मैनर्स और सेक्स और वल्गैरिटी पे इतना खुले रूप से अब से पहले कभी बात नहीं की जाती थी जितना इस एज के अंदर की गई। मतलब इस टाइम पर द कंट्री वाइफ नाम का एक ड्रामा है जो अब तक मैंने चैनल पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन दोस्तों ये ड्रामा अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पर थिएटर कैसे लिखा जाता था। और इस एज के सबसे प्रोमिनेंट राइटर जो थे वो थे जॉन ड्राइडन। जैसे मोनार्की में चार्ल्स सेकंड राजा बन के बैठा था, उसी तरीके से लिटरेचर में अगर कोई राजा हम बोल सकते हैं तो वो थे जॉन ड्राइडन। उन्होंने इस एज को डोमिनेट किया, इस वजह से इसको एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा काम क्या हुआ था दोस्तों? वुमेन राइटर्स की एंट्री। एफ्रा बेन का नाम आपने सुना होगा। एफ्रा बेन इस टाइम पर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट ऑफिशियल प्लेराइट थी। फर्स्ट वुमेन ऑफिशियल प्लेराइट थी एफ्रा बेन। इनके अलावा कैथरीन टॉटर और मैरी पेक्स, ये भी वुमेन राइटर्स थी। एफ्रा बेन ने तो कहा जाता है कि चार्ल्स सेकंड के लिए स्पाई बनकर भी काम किया था। दोस्तों 1649 से 1660 तक के टाइम को इंग्लिश इंटररेग्नम बोला जाता है, क्योंकि 11 सालों का एक ऐसा टाइम था जब इंग्लैंड के पास में कोई भी राजा नहीं था। इंटररेग्नम का मतलब होता है इंटरवल या फिर पॉज बिटवीन टू पीरियड्स। टू पीरियड्स के बीच में 11 साल का एक छोटा सा गैप था ये। और ऐसे टाइम पर देश में या तो पार्लियामेंट रूल करती है या पार्लियामेंट के साथ में मिलिट्री रूल करती है। अभी 11 साल कौन से थे? जब 1649 की सर्दियों में जनवरी के महीने में चार्ल्स फर्स्ट की डेथ हो गई, चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया गर्दन काट के। तब से लेकर 1660 तक 11 साल का ये टाइम था, जिसको इंग्लिश इंटररेग्नम कहा जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है ये पूरे 11 साल ऑलिवर क्रॉमवेल ने रूल किया था तो आप गलत हो, क्योंकि 1649 से 1653 तक इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ था। मतलब अभी तक ऑलिवर क्रॉमवेल के हाथ में सत्ता आई नहीं थी। इन 4 सालों में इंग्लैंड रिपब्लिक बन गया था दोस्तों। बड़ी अजीब बात है ना, इंग्लैंड जैसा देश रिपब्लिक बन गया था। लेकिन फिर जैसे ही ऑलिवर क्रॉमवेल के हाथ में सत्ता आई, उसने 5 सालों के लिए राज किया था इंग्लैंड पर। वो 1653 के बाद से इंग्लैंड का लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया। ये खास तौर पर उस टाइम पर एक पोस्ट बनाई गई थी लॉर्ड प्रोटेक्टर की। इसके प्रोटेक्टर बनने से पहले रूल डायरेक्टली पार्लियामेंट करती थी। 5 साल तक ऑलिवर क्रॉमवेल ने राज किया, लेकिन 5 साल बाद में 1658 में इसकी डेथ हो गई। जैसे इसकी डेथ हुई उसी साल हमारे जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये आप कनेक्शन बहुत अच्छा बना सकते हो कि ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ हुई थी 1658 में और उसी साल मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखना शुरू कर दिया था। और ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ पर एक जवान पोएट जॉन ड्राइडन, जो एक बड़ा राइटर बनने वाला था, उसने क्रॉमवेल की डेथ पर हेरोइक स्टेंजा लिखे थे दोस्तों। उस टाइम पर उसको ट्रिब्यूट करने के लिए कि बहुत अच्छा आदमी हमारे बीच से चला गया। और उसी वक्त मिल्टन ब्लाइंड भी हो रहे थे, गरीब भी हो रहे थे, गरीबी में डूब गया। मिल्टन की वाइफ की डेथ हो गई थी और एक छोटी सी बच्ची थी उनके हाथ में। पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन मिल्टन ने 5 या 6 साल काम करके तैयार किया था अपने ब्लाइंड ईयर्स में, यानी 1658 से 1664 या 1663 के आसपास तक पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन लिखा गया, जिसके अंदर 10 बुक्स थी, 10 बुक्स थी। और दोस्तों उस दौरान इंग्लैंड की हिस्ट्री में क्या हो रहा था? ऑलिवर क्रॉमवेल तो मर गया, लेकिन उसका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल उसकी जगह पर लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया। 1658 में वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया, लेकिन ये 1 साल भी अपना पूरा राज चला नहीं पाया, क्योंकि आर्मी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पार्लियामेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और मई 1659 में इसने रिजाइन कर दिया, इसने रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं नहीं संभाल सकता इंग्लैंड को। तो ये जो 1659 से 1660 का एक छोटा सा टाइम था ना, 1 साल का, इस दौरान इंग्लैंड में बड़ा बुरा हाल हो गया था, केओटिक माहौल, केओस फैल गया था चारों तरफ। तो रम पार्लियामेंट ने सोचा कि अब कोई और रास्ता नहीं है, हमें चार्ल्स सेकंड को इनवाइट करना पड़ेगा, क्या और आकर अपना राज संभालो। तो जैसे ही चार्ल्स सेकंड दोबारा लौट कर आया इंग्लैंड में, तब इंग्लैंड में फिर से स्टुअर्ट डायनेस्टी जो थोड़े टाइम के लिए रुक गई थी, वो वापस रीस्टोर हुई, इसलिए इस एज को रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। अब चार्ल्स सेकंड के वापस आते ही 1660 में ड्राइडन ने मौका देकर एक पोएम लिखी, इसका नाम था एस्टियरिक्स। इस पोएम का नाम आपको ऐसे याद रहेगा कि एस्टियरिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम को ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हमारे देश में जस्टिस वापस आ गया। तो ये पोएम जॉन ड्राइडन ने लिखी थी चार्ल्स से माफी मांगने के लिए कि मैंने ऑलिवर क्रॉमवेल के लिए अपनी वफादारी दिखाई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने उस टाइम पर हेरोइक स्टेंजा उसके लिए लिखे थे। तो ड्राइडन के इस चेंज को देखते हुए आने वाले टाइम के जो राइटर थे, क्रिटिक थे, सैमुअल जॉनसन, उन्होंने लिखा था इफ ही चेंज्ड विद द नेशन, इफ ही चेंज्ड विद द नेशन। सिद्धू की तरह थे थोड़े जॉन ड्राइडन, समय देखते हुए खुद बदल लेते थे, पार्टी देखते हुए खुद बदल लेते थे। लेकिन दोस्तों मिल्टन वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिख तो ली थी, लेकिन पब्लिश करवाने में इनको प्रॉब्लम आने वाली थी, क्योंकि अब चार्ल्स सेकंड राजा था और प्यूरिटन टाइम तो था नहीं। मिल्टन बूढ़े भी हो चुके थे, बुढ़ापा भी आ गया था, ब्लाइंड भी हो चुके थे, एक बेटी की जिम्मेदारी भी थी उनके सर पर। तो आखिर 1667 में मिल्टन को अपना पब्लिशर मिल गया, इसका नाम था सैमुअल सिमंस। तो सैमुअल सिमंस इनके लिए कोई नया पब्लिशर था नहीं। इसी पब्लिशिंग कंपनी में पहले भी मिल्टन ने काफी सारे वर्क्स अपने पब्लिश करवाए थे और उस वक्त सैमुअल सिमंस का फादर इन वर्क्स को पब्लिश करता था। मैथ्यू सिमंस की डेथ के बाद में मैथ्यू सिमंस की बीवी मैरी सिमंस इस पब्लिशिंग प्रेस को, प्रिंटिंग प्रेस को संभाल रही थी। फिर सैमुअल सिमंस ने जब ये प्रेस संभाला तो मिल्टन की ये बुक पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश करवाया। उस वक्त सिमंस को खुद भी ये अंदाजा नहीं हुआ कि वो अपने बाप की पुरानी प्रिंटिंग प्रेस में किस एपिक को छापने जा रहा है। तो आप सब जानते हो कि जब ये वर्क पब्लिश हुआ तो क्या हुआ था। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिस वक्त मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश करवा रहे थे, उस वक्त जॉन ड्राइडन क्या कर रहे थे। शेक्सपियर के बाद 17th सेंचुरी में सबसे बड़ा हेरोइक ड्रामा लिखा था जॉन ड्राइडन ने, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा। और फिर सबसे बड़ी ट्रेजिक कॉमेडी मैरिज एलामॉट। फिर एक इसके अलावा एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ऑल फॉर लव और बहुत बड़ी बड़ी कॉमेडीज भी लिखी। ट्रांसलेटर के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक बहुत आसान तरीका डेवलप किया था जॉन ड्राइडन ने ट्रांसलेटर के रूप में
जिसे वो बोलते थे पैराफ्रेज। इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग अगेन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स सो दैट इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। इस लाइन का मतलब यह है कि किसी भी चीज को फिर से बताना दूसरे शब्दों में ताकि समझने में आसान हो जाए वो चीज। उन्होंने होमर, ल्यूक्रेशियस, होरेस, ओविड, जोवेनल, जेफरी चौसर, वर्जिल इन सबको ट्रांसलेट किया है अपने एंड के करियर में जब इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई। और दोस्तों एनियड को जो ड्राइडन ने ट्रांसलेट किया, तो एनियड को ट्रांसलेट किया वो अब तक का सबसे बेस्ट ट्रांसलेशन माना जाता है। और ये सटायर्स जो लिखते थे जिनकी वजह से आज भी इनको जाना जाता है। सटायर्स में इनके दो ग्रेट वर्क्स हैं दोस्तों, मैकप्लैक्नो और दूसरा द मेडल। इसके अलावा और भी बहुत सारी फेमस पोएम्स हैं जैसे अब्सलॉम एंड एकिटोफेल। तो शुरू करते हैं। जॉन ड्राइडन का जन्म हुआ था एक प्यूरिटन फैमिली में। एजुकेशन भी अच्छी खासी मिली थी, ठीक ठाक टाइम पर ठीक ठाक फैमिली में जन्म हो गया था क्योंकि उस वक्त प्यूरिटन्स का बोलबाला था। तो उस वक्त ऑलिवर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में ये काम करने लगे। जब ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ हुई तो उनके लिए ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ पर इन्होंने अपने हीरोइक स्टैंजा को पब्लिश किया। लेकिन फिर चार्ल्स सेकंड जब वापस आया इंग्लैंड में तो उसको वेलकम करने के लिए इन्होंने अपना वर्क एस्ट्रा रेडिक्स लिखा 1660 में। और दोस्तों इनका ये वर्क बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ड्राइडन ने इस टाइम पर अपने ओपिनियंस बदल लिए थे। तो ड्राइडन जो उनको सुटेबल लगता था उस हिसाब से अपने ओपिनियंस को चेंज करते रहते थे कि जॉन ड्राइडन के जो इंटरेस्ट थे उस हिसाब से इनके फादर इनके लिए इतनी सफिशिएंट इनकम छोड़कर नहीं गए थे कि ड्राइडन उस हिसाब से सर्वाइव कर सके। तो ऑलिवर क्रॉमवेल और चार्ल्स सेकंड दोनों के लिए इन्होंने पोएम्स लिखकर अपने करियर को एक प्रोफेशनल राइटर की तरफ मोड़ लिया था। फिर उसके बाद ये एक बुक जनरल हेनरी हैरिंगटन के लिए लिखने लगे और उन्हीं के साथ रहने लगे। फिर इसके बाद जॉन ड्राइडन की मुलाकात होती है सर रॉबर्ट हावर्ड से। जॉन ड्राइडन ने सर रॉबर्ट हावर्ड को इनकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स को प्रिपेयर करवाने में इनकी हेल्प की थी। फिर उन्हीं के साथ सर रॉबर्ट हावर्ड के साथ में बहुत अच्छी चली थी इनकी यारी दोस्ती। 1664 में इंडियन क्वीन नाम का वर्क लिखा कोलैबोरेशन में। और दोस्तों इनकी दोस्ती रिलेशनशिप में तब बदली जब ड्राइडन ने हावर्ड की सिस्टर लेडी एलिजाबेथ से 1663 में शादी कर ली थी। ऐसे जॉन ड्राइडन ने अपना पहला वर्क लिखा था द वाइल्ड गैलेंट, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन दोस्तों ये जो वर्क था कोलैबोरेशन में इनका लिखा हुआ इंडियन क्वीन, ये बहुत ठीक वर्क था। और ये शादी जो इन्होंने की थी लेडी एलिजाबेथ से, तो ये भी एक फायदे का सौदा रहा जॉन ड्राइडन के लिए क्योंकि ये अब हावर्ड फैमिली के पावरफुल फैमिली के मेंबर बन चुके थे। और इसके बाद जॉन ड्राइडन सर थॉमस किलिग्यू की किंग्स कंपनी के लिए एक स्टेबल राइटर बन चुके थे।